ठीक है गाइस, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। केमिकल बॉन्डिंग का थर्ड लेक्चर, लेक्चर नंबर 1 में मैंने एक जनरल थ्योरी पढ़ाई थी। इसमें हमने लुईस ऑप्टेट थ्योरी ऑफ फोर्स पढ़ी। सेकंड लेक्चर में हमने एक जनरल आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड पढ़ा और उनके बीच में कंपैरिजंस पढ़े। इनफैक्ट हमने कोवलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड के बीच में कंपैरिजन भी पढ़े और हमने कोवलेंट कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड के बीच में कंपैरिजन भी पढ़े। फिर एक और बहुत अच्छा टॉपिक हमने पढ़ा जिसमें आईआईटी बार-बार सवाल पूछता है, दैट इज नंबर ऑफ सॉलिड्स। अलग-अलग तरह के नंबर ऑफ सॉलिड्स होते हैं और वो जो सॉलिड्स होते हैं वो जैसे मॉलिक्यूलर सॉलिड है, कोवलेंट सॉलिड है, आयनिक सॉलिड है, ये सब अपने कवर अप करेंगे। दैट्स अब इसके बाद में नेक्स्ट जो चीज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट और वो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये लुईस ऑप्टेट थ्योरी हमने कवर कर ली। अब आती है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और दूसरी है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। जल्दी से मुझे बता दो क्या होती है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, बोलो जल्दी जल्दी बोलो। सर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी होती है कि एक कोवैलेंट बॉन्ड बनता है ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स की वजह से। ठीक है, तो वरदायनी ने बिल्कुल सिंपल सी बात कही कि जो मॉलिक्यूल है जब वो बन रहा होता है तब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। वो जो बॉन्ड बनता है वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं और उससे बनता है। और इसको थोड़ा सा मैं रिफाइन कर देता हूं। तो सबसे पहले इस वर्ड पे चलते हैं जो कि लिखा गया है वैलेंस। अगर वर्ड लिखा गया वैलेंस यानी कि हमें जब भी एक एटम को दूसरे एटम से बॉन्ड बनाने के लिए एक दूसरे के सामने आएंगे तो हमेशा वैलेंस शेल पार्टिसिपेट करेगी बॉन्ड बनाने में। हमेशा कौन पार्टिसिपेट करेगा? वैलेंस शेल पार्टिसिपेट करेगी बॉन्ड बनाने में। अब बॉन्ड कैसे बनेगा? तो मैंने आपको डे 1 पे बताया इलेक्ट्रॉन के घूमने का दायरा बढ़ाना है। तो ये इलेक्ट्रॉन के घूमने का जो दायरा है ये कैसे बढ़ेगा? एग्जांपल के लिए लेते हैं कि एक तरफ से कुछ कलर्ड जैसे क्लाउड है वो आ रहा है, लेट्स से व्हाइट कलर का क्लाउड है। एक तरफ से ब्लैक कलर का क्लाउड है, वो दोनों आ रहे हैं और आके मिक्स हो गए। एग्जैक्टली ऑर्बिटल्स भी एक क्लाउड है जो कि दोनों तरफ से आ रहे हैं और वो आकर क्या हो गए? मिक्स हो गए। तो हम अभी भी एग्जैक्टली वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में यही बात करने वाले हैं। तो वो चीज क्या है जरा बोर्ड पर ध्यान से सीखते जाइए। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो कि वीबीडी, इट वाज प्रपोज्ड बाय गेटलर इन लंदन एंड वाज एक्सटेंडेड बाय पॉलिंग एंड स्लेटर। ये एक्सटेंशन क्यों मैंने लिखवाया, साइंटिस्ट के नाम क्यों लिखवाया, क्योंकि मैं बताऊंगा कि जो हाइब्रिडाइजेशन आपने कभी नाम सुना होगा वो भी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का हिस्सा है। वो इसका एक्सटेंशन है। वो कैसे इसका एक्सटेंशन है वो अपन समझेंगे। सबसे पहले वैलेंस शेल समझते हैं। न्यूक्लियस, उसके बाद इनर शेल, तो सबसे जो बाहर होती है दैट इज वैलेंस शेल और वही वैलेंस शेल पार्टिसिपेट करेगी बॉन्ड बनाने में। जैसे कि क्लोरीन अपन ने एग्जांपल लिया तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d0, these all are known as valence shell और बाकी के अंदर वाली सब इनर शेल कहलाती है। पार्टिसिपेट कौन करेगा? वैलेंस शेल पार्टिसिपेट करेगी अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। लेकिन आपको आगे जाके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में बताऊंगा कि कुछ और भी चेंजेस किए गए थे थ्योरी में और बोला गया था कि जरूरी नहीं है सिर्फ वैलेंस शेल पार्टिसिपेट करे, इनर शेल भी पार्टिसिपेट करती है। वो आगे जाके सीखेंगे। आगे चलते हैं। इसके अंदर कहा गया अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी अ कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ वैलेंस शेल ऑफ द एटम। अभी जो ओवरलैपिंग वर्ड है ना, इसको समझाना मैं बार-बार चाह रहा हूं। मैंने आगे जाके इसको खैर यूज करना है, फिर भी एक एग्जांपल मैं आपके सामने लेता हूं। देखिए मैंने कुछ पेपर की कटिंग कर रखी है। दिस इज एस ऑर्बिटल। वैसे देखा जाए तो ये पेपर है, ये होगी बॉल, स्फीयर होगा। वैसे ही ये भी टू डायमेंशनल पेपर है, जबकि ये भी ऐसे बलून जैसा होगा। सोचो ये ऑर्बिटल और ये ऑर्बिटल आएंगी, एक दूसरे को कांटेक्ट करेंगी और मर्ज हो जाएंगी। दिस इज सो कॉल्ड ओवरलैपिंग। क्या कहलाती है ये? ओवरलैपिंग। जब ओवरलैपिंग होगी तो रास्ते बदल जाएंगे। क्या ऑर्बिटल एक तरह का रास्ता है? इमेजिन करो ऐसा हो रहा है कि हम रास्ते में चल रहे हैं और अचानक हम रास्ते में चल रहे हैं और मुझे पता लगा कि यार कोई स्ट्रीट डॉग है और स्ट्रीट डॉग भौंकना स्टार्ट हो गया, या स्ट्रीट डॉग जो है वो रास्ते में चल रहा है तो मुझे लगा यार ये काट वाट ना ले, तो मैं क्या अपना रास्ता हल्का सा चेंज कर लूंगा। तो मैंने हल्का सा रास्ता चेंज किया। दिस इज समथिंग व्हाट कि एक एटम दूसरे एटम के जब इन्फ्लुएंस में आएगा तो ऑर्बिटल यानी कि इलेक्ट्रॉन का रास्ता बदल जाएगा, नए रास्ते पे वो चलना चालू कर देंगे। वो जो नया रास्ता होगा दैट इज न्यू ऑर्बिटल, मॉलिक्यूल की ऑर्बिटल कॉल्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में एक एटम जब दूसरे एटम को कांटेक्ट करता है तो दोनों की ऑर्बिटल्स ओवरलैप करती हैं। ये जो वर्ड ओवरलैप है, इस ओवरलैप वर्ड का मतलब होता है दोनों की ऑर्बिटल्स मर्ज हो जाती है, नया पाथ बना लेती है। दैट इज नोन एज ऑर्बिटल ओवरलैपिंग। क्या इतनी सी बात सभी बच्चों को समझ में आई या नहीं है? सर यस बड़ी सर। सिंपल सी बात है।
सभी बच्चों को समझ में आ गई? चलो इस चीज को थोड़ा सा और समझते हैं, डिटेल में समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। कहता है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ओनली द ऑर्बिटल्स व्हिच आर सिंगली ऑक्यूपाइड कैन एंटर इनटू ओवरलैपिंग प्रोसेस and the resultant bond acquires a pair of electron with opposite spin. देखो सीधी सी बात है, ये जो थ्योरी है ये ऐसा कह रही है, इमेजिन करते हैं मैंने अपना हाथ बढ़ाया, आपने अपना हाथ बढ़ाया और अपन ने हाथ मिला लिया, ऐसी बात ये करना चाह रहा है। लेकिन अगर इमेजिन करो कि मैंने अपना हाथ ऐसे बढ़ाया, तो क्या मैं हाथ आपसे मिला सकूंगा? क्योंकि मैंने तो अपने हाथ बांध रखे। मैं अगर अपना हाथ ऐसे बढ़ाऊंगा तभी अपन हाथ मिला सकते हैं। ये भी ऐसा ही कह रहा है कि एक ऑर्बिटल जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हो, सामने वाला एटम जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हो, आपस में इंटरैक्ट करते हैं सो दैट कि जब ऑर्बिटल ओवरलैप होता है तो रिजल्टेंट में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए। आगे मेरी बात समझ में? यस सर। इसके लिए इंपॉर्टेंट है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ताकि बॉन्ड बनने के बाद पेयरिंग हो जाए। आगे बात समझ में? आगे चलते हैं। एक हाइड्रोजन एटम, एग्जांपल हाइड्रोजन एटम 1s1 इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, दोनों में ओवरलैप कर दिया, रिजल्टेंट में 2 इलेक्ट्रॉन। H और Cl को जोड़ा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें अगर कॉन्फ़िगरेशन देखें तो होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। तो वैलेंस शेल को ढूंढो, वैलेंस शेल है 3s2 3p5। इसमें ये रहा वैलेंस इलेक्ट्रॉन का अनपेयर्ड पार्ट, ये अनपेयर्ड पार्ट इस अनपेयर्ड पार्ट से जुड़ेगा और पेयरिंग होगी। क्या मेरी बात समझ में आ गई? इजी, यस। इजी समझ में आ गई? और इसको थोड़ा सा और इलैबोरेट करता हूं। कहता है the atoms to be bonded must come closer to one another with their orbitals in proper direction for overlapping। मैंने लास्ट टाइम पे आपको कुछ कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बताया था, तब अपन कुछ ऐसी बात भी सीख रहे थे कि जब भी एक एटम दूसरे एटम से कांटेक्ट करता है, तो मेरी आवाज शायद आपको आज उतनी प्रॉपर नहीं आ रही है, थोड़ी सी तो आ रही आवाज, थोड़ी अनक्लियर है। मैं 1 मिनट इसको सही करता हूं, मैंने आज माइक जो है वो लगाया नहीं, होल्ड करो। हाँ बेटा, अभी रिलेटिवली आवाज अच्छी आ रही है? यस अब एकदम ठीक है। अब एकदम ठीक है। हाँ, वो माइक था सामने टेबल पे पड़ा हुआ था, तो अब मैंने लगा लिया, परफेक्ट है। चलिए सुनते हैं ध्यान से। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि मेरे पास एक s ऑर्बिटल है स्फेरिकल और एक p ऑर्बिटल है डंबल। ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, लेकिन एक प्रॉपर डायरेक्शन में। अगर ऐसे आए तो इसको अपन ओवरलैपिंग कहेंगे, लेकिन अगर ये ऐसे टेढ़े मेढ़े, इधर से आया, ये इधर से आ गया, ये कहीं और से ऐसे आ गया, ये ऐसे आ गया, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन ये सब बेकार है। एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन होगा जो कि परफेक्ट डायरेक्शन होगा, और तभी ये ओवरलैप हो सकता है। जैसे कि 2 p ऑर्बिटल्स, मेरे पास 2 p ऑर्बिटल्स हैं, मैंने 2 p ऑर्बिटल्स पकड़ रखी है, लेट्स से दिस, ये 2 p ऑर्बिटल्स हैं। जब ये एक दूसरे के पास प्रॉपर डायरेक्शन से आएंगी तो हम ओवरलैप कहेंगे। अगर ये ऐसे टेढ़ी आएंगी तो कुछ नहीं होगा, टकराएंगी और चली जाएंगी। अगर ये प्रॉपर डायरेक्शन से आएंगी तो ओवरलैपिंग होगी। इनफैक्ट आज अभी अपन पढ़ेंगे ये भी एक प्रॉपर डायरेक्शन है, और इनफैक्ट ये भी एक प्रॉपर डायरेक्शन है। आगे जाके पाई बॉन्ड बनाएंगे, ऐसे करके सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, ऐसे करके पाई बॉन्ड बनाएंगे, लेकिन उसके अलावा इनफाइनाइट टकराना सब बेकार है। उनमें से कोई बॉन्ड फ्रूटफुल बॉन्ड नहीं बनेगा। क्या मैंने जो बोला वो समझ में आया या नहीं आया? यस सर। आ यस गया? सर। तो सबसे पहला पॉइंट मैंने ये बोला था, एटम्स टू बी बॉन्डेड, जो एटम एक दूसरे से बॉन्ड बनाना चाहते हैं एक दूसरे के पास आए विद देयर ऑर्बिटल्स, वो ऑर्बिटल्स जो कि वैलेंस शेल को बिलोंग करती हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, इन प्रॉपर डायरेक्शन फॉर ओवरलैपिंग, वो दोनों प्रॉपर डायरेक्शन में हो, ओवरलैप करने के लिए तैयार हो। जैसे कि एस एस को जोड़ दिया, देखो एस एस के लिए टेंशन ही नहीं है। अगर 2 एस ऑर्बिटल्स हैं वो स्फेरिकल्स हैं, और अगर वो स्फेरिकल है तो टेंशन नहीं है, ऐसे आए चाहे ऐसे आए, चाहे ऐसे आए चाहे ऐसे आए, वो तो गोल बॉल्स हैं, कहीं से भी आएंगे कि हमेशा बॉन्ड बनेगा। यस सर। हाँ या ना? तो एस ऑर्बिटल में डायरेक्शन की टेंशन नहीं है, डायरेक्शन की टेंशन डायरेक्शनल ऑर्बिटल्स को है, जैसे p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल, f ऑर्बिटल, दीज आर नोन एज डायरेक्शनल ऑर्बिटल्स। जबकि s ऑर्बिटल इज नोन एज नॉन डायरेक्शनल ऑर्बिटल, तो उसको डायरेक्शन की टेंशन ही नहीं है। लेकिन p ऑर्बिटल को डायरेक्शन की टेंशन है। तो जब p ऑर्बिटल एक दूसरे कांटेक्ट में आएगा तो एक प्रॉपर ओवरलैपिंग होगी, तो ही बॉन्ड का फॉर्मेशन हम करेंगे, उसी को ओवरलैपिंग बोलेंगे। बाकी सब क्या होंगे? कोलिजन्स, कोलाइड करा और वापस चला गया। आगे चलते हैं।
As a result of overlapping, there is maximum electron cloud density somewhere between the two nuclei. याद है अपन ने वो पेन वाला एग्जांपल समझा था कि मैं अपना एक पेन लेकर गया था स्कूल में, मेरा फ्रेंड भी एक पेन लेकर आया था और वो हम दोनों के बीच में है, सो दैट कि मैं भी उस दोनों पेन को यूज कर सकता हूं और मेरा फ्रेंड भी उन दोनों पेन को यूज कर सकता है। तो बताओ वो पेन कहां रहेगा? क्या वो दोनों जो वो पेन है वो दोनों हम दोनों के बीच में रहेगा ना? वो पेन्स जो भी होंगे वो हम दोनों के बीच में रहेंगे। ऐसा तो नहीं है ना कि वो मेरे बाहर की तरफ कहीं रहेंगे या वो उसके बाहर की तरफ कहीं रहेंगे। वो रहेंगे तो हम दोनों के कहीं बीच की तरफ ही रहेंगे। तो जब भी बॉन्ड बनता है या तो इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है जो शेयर हुआ है वो दोनों न्यूक्लियस के बीच में, ये दोनों न्यूक्लियस के बीच में, ये दोनों न्यूक्लियस के बीच में, कोई भी ये न्यूक्लियस तो उसके बीच में रहता है। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो डेंसिटी जो शेयर हुई है वो हमेशा दो न्यूक्लियस क्लाउड के बीच में रहती है। आपको ये बात बहुत ज्यादा जरूरी है समझना। किसी को लग रहा होगा सर ये क्या बड़ी बात है, हाँ तो बीच में तो रहेगी और कहां जाएगी? क्योंकि हम आगे जाके जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ते हैं तो उसमें दो तरह की ऑर्बिटल्स पढ़ते हैं। एक बॉन्डिंग जो कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड को बीच में रखती है, एक एंटी बॉन्डिंग जो कि क्लाउड को बाहर फेंकती है। जो बाहर इलेक्ट्रॉन क्लाउड को फेंकती है ना, वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड बाहर की तरफ रहता है और वो अनस्टेबिलिटी क्रिएट करता है। तो आज तो अपने लिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन आगे जाके सोचो ये पॉइंट भी कितना इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो कि बीच में रहेगा वो स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है और जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड बाहर की तरफ रहेगा वो अनस्टेबिलिटी लाएगा। ये आगे जाके हमको एक पॉइंट बनाना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में बनाएंगे आगे चल। कहता है द ग्रेटर द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, ये तो बहुत सिंपल सी बात है, हायर विल द स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। देखो एक बात मैंने करा कि मैंने मेरे फ्रेंड के साथ में ऐसे मतलब सिर्फ फिंगर से फिंगर जोड़ ली तो हम दोनों के बीच में कुछ स्ट्रेंथ आ गई। मैंने ऐसे हाथ पकड़ लिया, कुछ स्ट्रेंथ आ गई, और मैंने गले लग लिया, उसको पकड़ लिया, क्या ज्यादा स्ट्रेंथ आ गई? तो जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी क्या स्ट्रेंथ उतनी अच्छी होगी कोवेलेंट बॉन्ड की। ये कॉमन सेंस है। इज दैट क्लियर और नॉट? यस सर। यस सर। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल रिजल्ट्स इन डिक्रीज ऑफ एनर्जी। ऑफ कोर्स, क्या ओवरलैपिंग हो रही है तो स्टेबिलिटी बढ़ रही है, स्टेबिलिटी बढ़ रही है तो एनर्जी कम हो रही है, और जो एनर्जी रिलीज हो रही है दैट इज नोन एज बॉन्ड एनर्जी। हाँ या ना, सच बताओ। यस सर। अरे सही बात है ना? यस सर। बॉन्ड बन रहा है तो स्टेबिलिटी आ रही है। अच्छा गुरुशब्द बताएगा जल्दी से मुझे, स्टेबिलिटी कैसे आ रही है, जल्दी से बता दे। बल्कि जो जैसे घूमेगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। इलेक्ट्रॉन में घूमने का दायरा बढ़ रहा है। क्या हमने डे 1 पे समझा दिया ये वाली बात? और याद रखना कि Day जब one में भी समझा- कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा तो इलेक्ट्रॉन में घूम, जैसे हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, दोनों में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, जब ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन के घूमने का दायरा क्या होगा? बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रॉन के घूमने का दायरा बढ़ जाएगा तो स्टेबिलिटी हाँ, बढ़ जाएगी। बढ़ क्या मेरी जाएगी। बात समझ में आ गई? यस सर। आगे कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स विच आर पेयर्ड, ये अलग पॉइंट है। क्या यहां तक का पॉइंट सभी बच्चों को समझ में आ गया या नहीं आ गया? यस सर, आ गया सर। यस अब इस जगह से कुछ एक नई चीज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, बोर्ड पर बड़ा ध्यान से देखना मेरा बेटा। अभी तक हमने कहा कि मेरे पास एक, मैंने हाथ बढ़ाया, तुमने एक हाथ बढ़ाया और अपन ने हाथ मिला लिया, बॉन्ड बन गया, ठीक है? तो हम ये सोचेंगे कि क्लोरीन का एक एग्जांपल लेता हूं, मैं यही लिखता हूं क्लोरीन। तो हमने सोचा 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5। 3p5 का मतलब होता है कि हमने इलेक्ट्रॉन को इस तरह से लिखा, 1 2 3 4 5 और 6, ऐसे लिखा अपन ने। तो हमें लगा कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो 6 क्यों बल्कि 5 ही बनाएंगे, तो हमें लगा कि यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन केवल एक है, तो क्लोरीन जो है वो एक बॉन्ड बना सकता है। क्लोरीन कितना बॉन्ड बना सकता है? एक बॉन्ड बना सकता है। लेकिन हमने इस नेचर में बहुत सारे ऐसे कंपाउंड देखे जिसमें क्लोरीन ने एक बॉन्ड बनाया, 3 बॉन्ड बनाए, 5 बॉन्ड बनाए, 7 बॉन्ड बनाए। एक्सप्लेन कैसे करें? क्लोरीन जो है वो बॉन्ड बना रहा है एक, एक्सप्लेन हो जाएगा। क्लोरीन जो है वो बॉन्ड बना रहा है 3, एक्सप्लेन कैसे करें? देखो, एक बॉन्ड बनाया HOCl, 3 बॉन्ड बनाए HClO2, 5 बॉन्ड बनाए HClO और 7 बॉन्ड बनाए कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर। अब इसको एक्सप्लेन करना बड़ा भारी है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो कितने थे? एक, तो ये तो चलो एक्सप्लेन हो गया, ये बाकी का एक्सप्लेन ही नहीं हो रहे। चलो एक एग्जांपल और लेता हूं फॉस्फोरस का।
फॉस्फोरस का कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं मेरा बेटा बताओ? 1 2 और 3 अनपेयर्ड। तो कितने बॉन्ड बनाना चाहिए? 3 बॉन्ड बनाना चाहिए। तो अगर 3 बॉन्ड बनाए तो मैंने 3 बॉन्ड बना दिए, PCl3 मैंने बना दिया मैंने PCl3। बट नेचर में PCl5 भी मिलता है, मैंने PCl5 बना दिया। तो अब हमारे को यह समझ में नहीं आया, जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 है तो वो 3 बॉन्ड बना सकता है, ये 5 कैसे बना रहा है? ऐसी सल्फर में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं तो वो 2 बॉन्ड बनाए, लेकिन वो 2 4 6 तीनों तरह के बॉन्ड बना सकता है। एक्सप्लेन करना बड़ा भारी हो रहा है, क्योंकि हमने कहा कि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मेरा हाथ तुम्हारे हाथ से मिलेगा, बॉन्ड बन गया। क्लोरीन के पास एक हाथ था, उसने एक बॉन्ड बना सकता था, एक बॉन्ड बना लिया, पर ये एक्सप्लेन कैसे करोगे? फास्फोरस के पास 3 हाथ थे, वो 3 बॉन्ड बना सकता था, यस सर बना लिया, लेकिन 5 बॉन्ड कैसे बनाया? एक्सप्लेन करना भारी है। चलो कोई एक्सप्लेन कर सकता है आप में से? बोलो बेटा, आप में से कोई एक्सप्लेन करेगा? क्या मेरी आवाज आ रही सब तक? यस, आवाज आ रही है बोलो बेटा। सर, कोई रीजन नहीं समझ आ रहा। इस चीज को हम समझते हैं कि जो अनपेयर्ड हमें दिख रहे हैं 3, वो एक ग्राउंड स्टेट है। कौन सी स्टेट है? ग्राउंड स्टेट, जिसके अंदर फास्फोरस एग्जिस्ट करता है। लेकिन जब इसको मौका मिलता है तो ये मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कर सकता है। कैसे? 3 तो ये रहे, ये क्या करेगा? ये जो 3s है, जिसके अंदर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इस पेयर को अनपेयर कर लेगा। इस पेयर को क्या कर लेगा? वो अनपेयर, और अनपेयर करके, और उस पेयर को अनपेयर करके और प्रोड्यूस कर लेगा 5 इलेक्ट्रॉन्स। ये d ऑर्बिटल, क्या ये आपको मालूम है 3d ऑर्बिटल? ये क्या करेगा? इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को उचका के वहां ले जाएगा। अब बताओ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 5। और अब ये 5 बॉन्ड बना सकता है, जो आपकी आंखों के सामने है। तो क्या ये 3 अनपेयर्ड तो थे, तो वो तो बना ही सकता था, पर ये एक्साइट करके 5 बॉन्ड भी बना सकता है। तो वो पॉइंट अब मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। हैव अ लुक। इलेक्ट्रॉन्स विच आर पेयर्ड, जो कि पेयर्ड हैं, कहां पर? ग्राउंड स्टेट में, यानी कि जो अपन को दिखती है वैसी स्टेट में, कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, वो भी बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इफ दे कैन बी अनपेयर्ड फर्स्ट, अगर उनको पहले अनपेयर कर दिया जाए। कैसे? बाय शिफ्टिंग टू द ऑर्बिटल ऑफ स्लाइटली हायर एनर्जी, जैसे अभी मैंने 3s से 3d में उचका के डाला ना। बाय शिफ्टिंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी, स्लाइटली हायर एनर्जी ऑफ सेम शेल। हम कौन सी सेम शेल में? जैसे 3s को 3d तक मैंने लेकर गया। अगर ऐसा हम करते हैं तो ये क्या क्या एक्सप्लेन कर पाता है? ये हमने यहां पर लिख रखा है, दिस पॉइंट एक्सप्लेन्स। यहां पर क्या लिखा है? पढ़ते हैं। दिस पॉइंट एक्सप्लेन्स द एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट। ये पॉइंट क्या एक्सप्लेन कर रहा है बताओ? दैट इज हाइपरवैलेंट एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट। More than एक्सपेंशन ऑफ 100 ऑक्टेट एक्सप्लेन कर रहा है। दैट इज पेंटावैलेंसी ऑफ फास्फोरस। अभी मैंने बताया ना PCl5। टेट्रा एंड हेक्सा वैलेंसी ऑफ सल्फर, मैंने कहा ना सल्फर 2 के बजाय 4 और 6 भी बना सकता है। एंड मोनोवेलेंट, ट्राइवेलेंट, पेंटावेलेंट एंड हेप्टावेलेंसी ऑफ हेलोजन। मैंने कहा ना क्लोरीन जो है, नेक्स्ट पेज पे देखो, क्लोरीन 1 के अलावा 3 बॉन्ड के अलावा 5 बॉन्ड के अलावा 7 बॉन्ड भी बना सकता है। ये पॉइंट इस चीज को एक्सप्लेन कर सकता है। वापस से समझाता हूं। हमने कहा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाएंगे, तो जितने अनपेयर्ड है उतने बॉन्ड बना दो। पर हम कह रहे हैं ज्यादा बॉन्ड कैसे बना रहे हो आप? तो उसके लिए एक्सप्लेन कैसे करा कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, उन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके अनपेयर्ड बना दो और फिर बॉन्ड बना दो। आगे मेरी बात समझ में या नहीं आई? यस सर। यस सर। ये तो प्रॉपर्ली 3D। क्लियर हो गई ये बात मेरी आप सभी बच्चों को? यस सर। हो गई। तो इस बात को एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। नाम देते हैं वैलेंसी, क्योंकि मैंने अभी आपको एक वर्ड बोला पीछे, हेप्टावैलेंसी है ना, पेंटावैलेंसी, तो यहां पर एक वर्ड आया वैलेंसी। आज के 2 दिन पहले मैंने क्लास ली थी, उसमें गुरशब्द ने एक्सप्लेन करा था वर्ड वैलेंसी। क्या गुरशब्द अभी भी वैलेंसी एक्सप्लेन कर सकता है क्या वर्ड? गुरशब्द
क्या था वैलेंसी का मतलब? क्या एक्सप्लेन करा था तुमने 2 दिन पहले? कंबाइनिंग कैपेसिटी। कंबाइनिंग कैपेसिटी। तो आज हम वैलेंसी की बात करने जा रहे हैं। 2 डेफिनेशन, एक वो जो कि ओल्ड डेफिनेशन थी, लुइस ने दी थी, और आज हमने उसकी एक नई डेफिनेशन बना दी। सब जने सिर्फ मेरी तरफ देखना, पीछे बोर्ड पे क्या लिखा है मत देखना, सिर्फ मेरी तरफ देखना। लुइस ने ऐसा कहा, जो अभी गुरशब ने बोला कंबाइनिंग कैपेसिटी, उसके हिसाब से, लुइस के हिसाब से क्या था कि वो इलेक्ट्रॉन जो लूज करने पड़े, गेन करने पड़े या शेयर करने पड़े, ऑक्टेट को अचीव करने के लिए वो वैलेंसी कहलाते हैं। ये क्या बोला? लुइस ने बोला, क्योंकि उसके लिए वैलेंसी वर्ड का मतलब होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी। कैपेसिटी बताओ कितना वो कंबाइन कर सकता है, सो दैट कि वो कंपाउंड बना ले ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो लुइस ऑक्टेट थ्योरी के हिसाब से द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओ तुम कहां जा रहे हो भाई? The number of electron transferred or shared by an atom, by an element to achieve octet was known as its valency। ये किसके हिसाब से था? लुइस के हिसाब से। लेकिन आज की तारीख में इस डेफिनेशन को और सिंपल बना दिया गया है। जितने बॉन्ड बनाओ वो उसकी वैलेंसी। पीछे वाले पेज पे बताओ, यहां पर क्लोरीन की वैलेंसी कितनी हो गई? 1। यहां पर वैलेंसी कितनी हो गई? 3। यहां पर वैलेंसी क्लोरीन की कितनी हो गई? 5। यहां पर वैलेंसी क्लोरीन की कितनी हो गई? 7। तो जितने बॉन्ड बनाओ वो उसकी वैलेंसी। सिंपल, क्लियर है? तो नई डेफिनेशन क्या है? इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड, कितने शेयर करो, या नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट बिफोर बॉन्डिंग, या फिर number of covalent bond, this is the best part, number of covalent bond formed by an element is known as its valency। valency कितनी, जितने वो बॉन्ड बना रहा है वो उसकी वैलेंसी होगा। is that clear or not clear? यस सर। परफेक्टली Yes, क्लियर मेरा बेटा? सभी को परफेक्टली क्लियर? यस सर। अब यहां पर हर चीज बोर्ड पे लिखी है, बट दिस इज द टाइम मेरे को ये सारी चीजें हाथ से लिख के पढ़ानी है। तो अब बोर्ड पर देखते जाओ, थोड़ा सा अपन आज राइटिंग वर्क करेंगे। सबसे पहला नंबर में लेके चलता हूं बोरोन फैमिली। बोरोन फैमिली, बोरोन फैमिली में मेंबर्स होते हैं बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, हेलियम, एंड द कॉन्फ़िगरेशन, जनरल कॉन्फ़िगरेशन इज NH2NP1। क्या ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है? ठीक है। हाँ सर। सबसे पहला मैं एग्जांपल यहां पर बोरोन का लेके चलता हूं। कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2 2p1। मैं आपको पूरी थ्योरी पढ़ा रहा हूं, ध्यान से सुनते जाना। हम बात कर रहे हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। तो ये वैलेंस शेल है। वैलेंस शेल को मुझे लिखना है, और मैंने यहां पे लिखा GS, ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट जैसा हमें दिख रहा है वही का वही लिख देते हैं। ये रहा 2s और ये रहा 2p। अब इस समय पर 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p में 1 इलेक्ट्रॉन है। इस समय अगर मैं इसको फील करूं तो मैं क्या बोलूंगा? ये तो एक बॉन्ड बनाएगा। कितना बॉन्ड बनाएगा? एक बॉन्ड, क्योंकि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ये कितना बॉन्ड बनाएगा? एक बॉन्ड। बट अब मैं जो कहने जा रहा हूं वो सुनना। ये आती है एक्साइटेड स्टेट, और यहां पर ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूं ऑलवेज। मैंने ब्रैकेट में क्या लिखा? ऑलवेज। और मैं वादा करता हूं, प्रॉपर क्लास में वादा कर रहा हूं कि इस ऑलवेज को एक्सप्लेन करूंगा समय आने पर कि ये ऑलवेज क्यों लिखा मैंने। एक्साइट कर जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके इधर भेज दो, तो यहां पर 2s ऑर्बिटल और यहां पर 2p ऑर्बिटल। 2s में एक इलेक्ट्रॉन, 2p में एक एक इलेक्ट्रॉन, ये हो गए 3। बताओ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने? 3। तो बताओ वैलेंसी कितनी कहलाएगी? वैलेंसी कितनी? 3। यानी कि कितने बॉन्ड बनाएगा ये? 3। एग्जाम्पल आप लोगों के सामने है, जैसे कि BH3, जैसे कि BF3, जैसे कि बोरिक एसिड BOH होल थ्राइस, जैसे कि AlCl3, जैसे कि AlOH होल थ्राइस। क्या इन सभी एग्जाम्पल में ये 3-3 बॉन्ड बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं? यस सर, बना रहे हैं। 3 ही बनाएंगे, 3 बनाएंगे क्योंकि वैलेंसी 3 है। क्या ये बात सभी बच्चों को सच में समझ में आ गई या नहीं आ गई? आगे सर। yes, यस सर। प्रॉपरली क्लियर हो गई सारी बात? सभी बच्चों को कोई डाउट? किसी भी बच्चे को कोई डाउट? नो सर, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 तो
वैलेंसी 3 है। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं हमने उसके बेसिस पर यहां पर वैलेंसी बना दी। मुझे लगता नहीं है कि इसमें कोई बहुत बड़ा झोल है जो आपको समझ में नहीं आया होगा। आ गया सभी को समझ में? यस सर। चलें आगे, हम सेकंड नंबर पे चलते हैं, दैट इज कार्बन फैमिली। अब आप मेरी हेल्प करना भैया, कार्बन फैमिली के अंदर मेंबर्स कौन कौन से हैं? क्या कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसएन और पीबी, हाँ या ना? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या NH2 NP2 है क्या? यस सर। ग्राउंड स्टेट लिखते हैं, ग्राउंड स्टेट लिखते हैं, कार्बन से स्टार्ट करते हैं। यहां पर हम लोगों ने ले लिया कार्बन। कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 और 2p2। ये इसकी वैलेंस शेल हो गई, ये इसकी वैलेंस शेल हो गई। मैंने ग्राउंड स्टेट डिजाइन करी। ग्राउंड स्टेट में 2s में कितने इलेक्ट्रॉन बना दूं मेरा बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन। और 2p में कितने इलेक्ट्रॉन बना दूं बेटा मेरे? 2 इलेक्ट्रॉन। एक्साइटेड स्टेट ब्रैकेट में लिख रहा हूं ऑलवेज, और वादा कर रहा हूं मैं सिखाऊंगा क्यों ऐसा होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को 2s से उठा के और 2p में डाल दो। बोलो क्या करोगे? 2s में कितने इलेक्ट्रॉन रह गए और 2p में कितने हो गए? तो 3 हो गए पूरे। एक रह गया, 2s में 1, 2p में 1 1 1। टोटल कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए? यहां लिखता हूं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने? 4। तो वैलेंसी कितनी हो गई? 4। वैलेंसी 4। एग्जाम्पल आपके सामने लिखता हूं, दैट इज CH4। क्या कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए? यस सर। जैसे कि हमने सिलिकॉन की बात करी, SiH4, क्या सिलिकॉन ने 4 बॉन्ड बनाए? यस सर। जैसे कि C डबल बॉन्ड O, OH और OH, क्या कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए? जैसे कि CO2, क्या कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए? जैसे कि SiO2, क्या SiO2 का ये स्ट्रक्चर आप लोगों को कल वाली क्लास के बाद याद है? ये वाला स्ट्रक्चर? यस सर, कांच बनाने में काम आता है, जो कांच का, ये कांच 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर है। क्या इसमें भी सिलिकॉन कितने बॉन्ड बना रहा है? 4। तो आप देख सकते हैं कि इनका रिलेटेड कोई भी कंपाउंड जो भी कार्बन फैमिली का है, ये कितने बॉन्ड बनाएगा? 4। क्यों 4 बॉन्ड बनाएगा? क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 है, वैलेंसी 4 है। क्या ये बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? ओके सर, समझ आ गई। ठीक है, इधर एक स्पेशल केसेस और आते हैं। उन स्पेशल केसेस को कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं अपन? कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। यहां पर अगर हम देखें तो देयर इज समथिंग विच इज एम्प्टी। ये एम्प्टी ऑर्बिटल है कि हमारे घर में 4 कमरे हैं। ये 4 कमरे, 1 2 3 4, उनमें से 3 कमरे में हम लोग रहते हैं, एक कमरा खाली है। क्या पेइंग गेस्ट को बुला सकते हैं उस कमरे में? दिस इज समथिंग जो कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक्सेप्ट कर सकता है। तो ये किसी बाहर के एलिमेंट से, कोई भी बाहर का एलिमेंट हो सकता है, वो अपना लोन पेयर इसमें देकर चौथा बॉन्ड बना सकता है। पर ये तो तब जब करना होगा, जब क्वेश्चन में होगा, जब आपको कंपाउंड बनाना होगा। अदरवाइज अगर इसने खुद से बॉन्ड बनाया तो आप देख सकते हैं ये 3 ही बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर इसको चौथा बॉन्ड बनाने के लिए बोला जाए तो इट कैन एक्सेप्ट अ लोन पेयर, क्योंकि इसके पास एक कमरा खाली है। हाँ या ना? एक कमरा खाली तो बना सकता है कोई, बना सकता है। इसी तरह से यहां पर अगर हम देखें तो कार्बन के पास तो कोई कमरा खाली नहीं है। क्यों नहीं है कमरा खाली? क्योंकि से बॉन्ड सारे, क्योंकि सर इसमें सारे कोई कमरा 2s 2p के बाद 2d नेचर में नहीं एग्जिस्ट करता ना। नहीं सर। तो कमरा खाली कार्बन के पास नहीं है, लेकिन सिलिकॉन के पास है। सिलिकॉन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 3d0। अब अगर मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो दिस इज 3s, यहां पर मैंने लिखा तो दिस इज 3p, उसके बाद मैंने लिखा 3d। अब अगर मैं इसके स्ट्रक्चर को बनाऊं तो 3s में कितने इलेक्ट्रॉन? 1, और P में कितने आ गए? 3। एक्साइड करके यहां पहुंचा दिया। कितने बॉन्ड बनाएगा? 4 बॉन्ड। क्या ये 4 बॉन्ड बना रहे? तो ये नॉर्मल 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। लेकिन अगर कोई लोन पेयर लेके आएगा तो इसके पास कमरे खाली हैं। कहां है इसके पास कमरे खाली? क्या ये एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं क्या इसके पास? 3D खाली है। तो सिलिकॉन इसीलिए इस 4 वैलेंसी, ये जो 4 वैलेंसी होती है, इससे ज्यादा भी बॉन्ड बना सकता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल्स।
हाँ या ना? आपने शायद नाम सुना होगा SiF6 2-, सुना ना? सुना है सर। SiF6 2-, अब SiF4 तो 4 बॉन्ड बना दिए अपन ने, SiF4 तो 4 बॉन्ड बना दिए, उस पे 2 F- आए, मैं भी आया 2 F- आए, और उसने दोनों ने मिलकर क्या बना लिया, वो तो SiF6 2-, यानी कि उसने 6 बॉन्ड बना डाले। क्यों 6 बॉन्ड बना डाले? क्योंकि उसके पास अभी खाली कमरे हैं जहां पर वो और लोन पेयर ले सकता है। आया या नहीं आया मेरी बात? आ गया सर। पक्की बात समझ में आ गई? कार्बन ऐसा नहीं कर सकता। कार्बन क्यों नहीं कर सकता ऐसा? क्योंकि कार्बन के पास में अब कोई भी खाली कमरा है ही नहीं। चलें आगे। यस सर। यस सर। आपके सामने बोर्ड पर यह चीज मैंने समझा रखी है, हैव अ लुक। कैसे बोरोन फैमिली 1s2 2s2 2p1, ये ग्राउंड स्टेट थी। एक्साइटेड स्टेट मैंने लिखा ऑलवेज, इलेक्ट्रॉन उछल के आगे चला गया, आगे चला गया, 3 बॉन्ड बना सकता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3, तो कोवैलेंसी 3, BH3 BF3 BOH होल राइट, सारे एग्जांपल हमने अभी भी आपको लिखवाए। मैंने कहा कि अभी भी एक एम्प्टी ऑर्बिटल है, और उस एम्प्टी ऑर्बिटल के कारण स्पेशल केस के अंदर ये और F- को एक्सेप्ट कर सकता है। अगर ये और F- को एक्सेप्ट कर सकता है तो ये 4 बॉन्ड बना सकता है, और जितने बॉन्ड बनाएगा वो उस समय उसकी वैलेंसी होगी। 3 बॉन्ड बनाएगा तो वैलेंसी 3, 4 बॉन्ड बनाएगा तो वैलेंसी 4। हाँ या ना? यस सर। एक बात बताओ, ऐसा तो होली दिवाली होगा, कभी कभी होगा, रेयर केस में होगा जब F- आएगा। अगर F- नहीं आएगा तो इन जनरल वो कितने बॉन्ड बनाएगा? 3। तो मुझे इतना सा बताओ, अगर मैं बोलूं बोरोन फैमिली की ग्रुप, बोरोन फैमिली जो ग्रुप है उसकी कोवैलेंसी इन जनरल क्या होती है? 3। ये एग्जाम में सवाल आता है। बोरोन फैमिली की कोवैलेंसी बताओ, कार्बन फैमिली की कोवैलेंसी बताओ, तो बोरोन फैमिली की कोवैलेंसी 3, कार्बन फैमिली की कोवैलेंसी 4, ये याद रखते हैं। और ये जो एक्स्ट्रा बना रहे हैं ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा तो होगा, वो स्पेशल केस हो गया। तो अगर आपसे बोला जाए कोवैलेंसीज बताओ, ग्रुप कोवैलेंसी, तो जनरल वाली बताते हैं, जैसे बोरोन फैमिली की 3, कार्बन फैमिली की 4। लेकिन कार्बन फैमिली में जैसे सिलिकॉन जर्मेनियम एसएन में nd ऑर्बिटल एम्प्टी होता है, तो वो अपना एक्सपेंशन दिखा सकता है और कोवैलेंसी बढ़ा सकता है। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर, आ गई। सबको समझ में आ गई? यस सर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज चल रही है, ये ध्यान रखना। कहने को वरदायनी से मैंने पूछा वीबीटी बता दे, तो वीबीटी में उसने सिर्फ क्या वर्ड बोला कि सर वैलेंस शेल पार्टिसिपेट करती है, ओवरलैप करके बॉन्ड बन जाते हैं। पर आप देख सकते हो कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्यों इंपॉर्टेंट है, ये सारी बातें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में इंक्लूड हो रही है। यस सर। आगे चलते हैं। अगली फैमिली है नाइट्रोजन फैमिली। इस नाइट्रोजन फैमिली की खासियत, मतलब स्टार मैंने यहां पर भी, हाँ यहां देखो, यहां पे भी लगाया है मैंने स्टार। हर बार जब भी मैं नाइट्रोजन फैमिली पढ़ाऊंगा, चाहे आज अभी पढ़ा रहा हूं, फिर कुछ दिनों बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पढ़ाऊंगा, फिर कुछ दिनों बाद नाइट्रोजन फैमिली पढ़ाऊंगा, हर बार ये कहूंगा कि आईआईटी या नीट किसी भी एग्जाम के लिए नाइट्रोजन फैमिली मोस्ट इंपॉर्टेंट फैमिली है, क्योंकि ये फैमिली हर जगह कुछ स्पेशल करके दिखाती है। याद करो, हमने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ा था, आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ा था, तब भी क्या उसके बीच में अलग से कुछ करके दिखाया था इसने? यस सर। ना इसको इलेक्ट्रॉन लेना पसंद था, ना देना पसंद था, और कुछ भी नया नया फैक्टर करके दिखा रहा था ये, याद है? तो नाइट्रोजन फैमिली इज ऑलमोस्ट ऑलवेज इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए यहां पर सीखने की कोशिश करते हैं। ये सारे के सारे मेंबर्स हैं नाइट्रोजन फैमिली के। इसमें मैंने सबसे पहला ए पार्ट लिया नाइट्रोजन को, सिर्फ ए नाइट्रोजन को ले लिया, कॉन्फ़िगरेशन लिखा 1s2 2s2 2p3। सुनना मेरे बेटा बहुत ध्यान से, ग्राउंड स्टेट में ये 2s है 2p है, क्या 2d होता है क्या? गुरशब्द जल्दी से बता दें। नो सर। अगर 2d नहीं होता है तो क्या ग्राउंड स्टेट से कभी एक्साइटेशन हो पाएगा? क्योंकि देख यहां पर भी अनपेयर्ड है, अगर तू इसको उठा के यहां पे भी रख देगा तो ये अनपेयर्ड और ये अनपेयर्ड, बात तो एक ही है। तो ये एक्साइट कभी नहीं कर सकता, और अगर एक्साइट नहीं कर सकता तो क्या ऑलवेज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 ही रहेंगे क्या? यस सर। और अगर ऑलवेज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 रहेंगे तो कोवैलेंसी हमेशा कितनी रहेगी? 3। तो वो कितने बॉन्ड बनाएगा? 3, NH3 NF3 HNO2। HNO2 के अंदर भी देख सकते हो नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बना रखे, 1 2 3। N2O3 में नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बना रखे। इट्स जनरल कि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, हाँ या ना? हाँ। बट अब स्पेशल केसेस, स्पेशल केस क्या?
अभी पहले वाले पेज पर स्पेशल केसेस थे, खाली कमरे थे, तो हम किसी मेहमान को या पेइंग गेस्ट को रख सकते थे, हाँ या ना? यहां पर स्पेशल केस उल्टा है, यहां पर इस नाइट्रोजन पर ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या किसी के साथ बॉन्ड बना रहा है? नहीं, ये पेयर है, पेयर की तरह पड़ा है, बॉन्ड तो यही बना रहा है, ये बना रहा है बॉन्ड और ये फालतू पड़ा है, सो कॉल्ड लोन पेयर। क्या वर्ड बोला जाता है इसके लिए? लोन पेयर वर्ड बोला जाता है। तो ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है, ये लोन पेयर अगर किसी और के यहां पेइंग गेस्ट की तरह चला जाए, यानी कि अपना लोन पेयर किसी को दे दे, यानी कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड दे दे। देखो नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर बोरोन के पास एक खाली कमरा था उसको दे दिया। बोरोन के पास खाली कमरा देखा था पिछले पेज पे? यस सर। तो नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर उसको दे दिया, नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर उस बोरोन को दे दिया। देखो ये दे दिया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया। इस समय नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बनाए? 4, तो कोवैलेंसी कितनी होगी? 4। बोरोन ने कितने बॉन्ड बनाए? 4, तो कोवैलेंसी कितनी होगी? 4। बोलो ये बात समझ में आई या नहीं आई? आई सर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट ऑल ऑफ यू? यस सर। कोई ऐसी चीज समझ में नहीं आई हो पूछिए। असली स्पेशल है बाकी के मेंबर्स, फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी। बिल्कुल इसको हाथ से लिख के पढ़ाऊंगा, जरा बोर्ड पर ध्यान से देखना मेरा बेटा। हम यहां बात कर रहे हैं बी पार्ट की। बी पार्ट है फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी। इनका कॉन्फ़िगरेशन है NH2, NP3 और ND0, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, चलिए यहां पर कुछ देखते हैं। क्या बोरोन फैमिली में बोरोन एक्साइट करता था? ब्रैकेट में लिखा था ऑलवेज। कार्बन फैमिली में मैंने कहा था इलेक्ट्रॉन एक्साइट करता था, ब्रैकेट में लिखा था ऑलवेज। अभी इसके पिछले वाले पेज पर नाइट्रोजन, इसके पिछले वाले पेज पर नाइट्रोजन एक्साइट करता ही नहीं था, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं था एक्साइट करना। लेकिन अब जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं उसमें अब बात आएगी विश की, हम बात करेंगे वहां पर इच्छा की। कैसे? जरा बोर्ड पर ध्यान से देखते हैं। मैं यहां पर एग्जांपल लेके चलता हूं और कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से ग्राउंड स्टेट बनाता हूं। ग्राउंड स्टेट में दिस इज सो कॉल्ड NS, दिस इज सो कॉल्ड NP एंड दिस इज सो कॉल्ड ND। ये N और D है। इस समय पर NS में 2 इलेक्ट्रॉन, NS में 2 इलेक्ट्रॉन, NP में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर ये बॉन्ड बनाएगा तो बताते जाइए क्या नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने? क्या नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या 3 है? तो बॉन्ड अगर बनाएगा तो हम कहेंगे कोवैलेंसी की वैल्यू 3 हो गई, क्योंकि 3 बॉन्ड बना रहा है। एग्जाम्पल कोई हमसे पूछे तो हम एग्जाम्पल दे सकते हैं PH3, PF3, PCl3 या फिर ASH3, ASCl3, ASF3 एटसेट्रा। क्या आप देख सकते हैं कि जितने भी एग्जाम्पल्स मैंने लिखे इनमें 3-3 बॉन्ड बनाकर काम चल रहा है, हाँ या ना? यस सर। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं अगले पोर्शन पे। अगला पोर्शन क्या है कि हमने ये जो ग्राउंड स्टेट है, इस ग्राउंड स्टेट में थोड़ा सा एक्साइटेशन करके दिखा दिया। क्या एक्साइटेशन? जरा वो बोर्ड पर दिखाता हूं करके। हमने अब की बार ले ली एक्साइटेड स्टेट 1, हमने इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर दिया, तो ये हो गया 3s, ये हो गया 3p और ये हो गया 3d। ये 3s, ये 3p और 3d। क्या 3s में जो इलेक्ट्रॉन है वो उठा के मैं आगे ले गया, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर। आप चाहें तो इसको 3s, 3p, 3d की जगह ns, np, nd भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ns, np और nd, क्योंकि ये फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी तीनों के लिए है। अभी मुझे बताइए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने?
5 5, तो बताइए कोवैलेंसी कितनी हो गई? 5। 5 कोवैलेंसी 5। एग्जाम्पल्स आर PCl5, PF5, AsCl5, AsF5 etc. In fact, examples are H3PO4, examples are H3PO3 etc. और भी एग्जाम्पल्स अपन यहां लिख सकते हैं जैसे कि P4O10 etc. इन सभी एग्जाम्पल में ये 5-5 बॉन्ड बना रहे हैं। यहां पर इसने 3-3 बॉन्ड बनाए, यहां इन्होंने 5-5 बॉन्ड बनाए। अब सर आप वो वर्ड बोल रहे थे विश, वो क्या है? मैंने फिर बोलता हूं, बोरोन फैमिली में मैंने कहा था इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा ऑलवेज, कार्बन फैमिली में मैंने बोला था इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा ऑलवेज, लेकिन नाइट्रोजन फैमिली में नाइट्रोजन में एक्साइट ही नहीं हो सकता, लेकिन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी में एक्साइट हो भी सकता है और एक्साइट नहीं भी हो सकता है। आइए जरा बोर्ड पर उस चीज को सीखते हैं। अगर एक्साइट नहीं हुआ, ग्राउंड स्टेट में बॉन्ड बना, तब ऐसी कंडीशन में कोवैलेंसी कितनी रहेगी? 3। लेकिन अगर एक्साइट हो गया तो कोवैलेंसी कितनी हो जाएगी? 5। सर ये एक्साइट कब होगा और कब नहीं होगा वो जरा ध्यान से देखते हैं। ये चीज दो बातों पे डिपेंड करती है। एक तो क्वांटिटी ऑफ सराउंडिंग एटम, जैसे कि फास्फोरस की अगर मैं क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो PCl3 बनेगा, लेकिन अगर मैंने फास्फोरस की क्लोरीन एक्सिस के साथ रिएक्शन करवा दी तो PCl5 बन जाएगा। यानी कि क्वांटिटी कम होगी और क्वांटिटी ज्यादा होगी, उस पर डिपेंड करेगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ये औकात पे भी डिपेंड करेगा। आई रिपीट द वर्ड औकात। ये औकात वर्ड सर क्या है? आप इतना फर्जी वर्ड काम में ले रहे हो? ना 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 ना, इसको अगर अपन केमिस्ट्री की भाषा में बोलें तो हम वर्ड बोलेंगे पोटेंशियल। हम ये देखते हैं कि फास्फोरस अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है तो PH3 बनाता है, लेकिन कभी भी PH5 बना नहीं सकता, क्योंकि ग्राउंड स्टेट में जैसा है वैसा मान लो और हाइड्रोजन को जोड़ दो, लेकिन एक्साइट करने के लिए चाहिए ताकत, और हाइड्रोजन में ताकत नहीं है कि फास्फोरस को एक्साइट करवा सके, तो इसीलिए दुनिया में PH5 जैसी चीज नहीं बनती। क्यों? हाइड्रोजन कांट एक्साइट फास्फोरस इनटू हायर ऑक्सीडेशन स्टेट या हायर एक्साइटेड स्टेट। हाँ या ना? यस सर। यस सर, फास्फोरस को नहीं जा सकता वो। तो इसीलिए दुनिया में PH3 एग्जिस्ट करता है लेकिन PH5 एग्जिस्ट नहीं करता। कारण क्या? कारण है क्योंकि सर HP को ऐसे एक्साइटेड स्टेट भी नहीं जा सकता, इसलिए। क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो फास्फोरस को एक्साइट नहीं कर सकता। क्या ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? यस सर, यस सर। सवाल बहुत सारे हैं, पिछले वाले पेज पे चलते हैं। नाइट्रोजन में NH3 मिलता है, NH5 नहीं मिलता, एक्सप्लेन करो। नेचर में NH3 मिलता है लेकिन NH5 नहीं मिलता, एक्सप्लेन करो। कैसे एक्सप्लेन करोगे? क्योंकि N को एक्साइटेड स्टेट भी नहीं जा सकता। वापस बोल। नाइट्रोजन एक्साइट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता नाइट्रोजन एक्साइट? क्योंकि N को एक्साइटेड स्टेट भी नहीं जा सकता, क्योंकि हाइड्रोजन लेकर नहीं जा सकता, इसलिए। यस सर, एक्साइटेड ताकत तो नहीं है फिर इसमें। मुझे बता, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो ज्यादा है, फ्लोरीन की ज्यादा है, NF3 एग्जिस्ट करता है लेकिन NF5 भी एग्जिस्ट नहीं करता। इसको एक्सप्लेन कर इस बात को। अब तो फ्लोरीन की औकात भी है, तो फिर NF5 एग्जिस्ट क्यों नहीं करता? सर अब तो वरदायनी बता दे बेटा। सर एब्सेंस ऑफ वेकेंट d ऑर्बिटल की वजह से। उसके पास d ऑर्बिटल ही नहीं है। अरे बार बार कह रहा हूं कि वो एक्साइट कर ही नहीं सकता। चाहे सराउंडिंग में कोई कितनी औकात वाला आ जाए, वो एक्साइट ही नहीं कर सकता। खाली जगह ही नहीं है, एक्साइट कैसे करेगा? हाँ, खाली जबकि जगह। फास्फोरस के केस में खाली जगह है, तो अगर सामने वाले की औकात है तो एक्साइट कर देगा, अगर औकात नहीं है तो एक्साइट नहीं करेगा। क्वांटिटी कम है या औकात कम है तो एक्साइट, क्वांटिटी कम है या औकात कम है तो एक्साइट करेगा। क्वांटिटी कम है या औकात कम है तो एक्साइट नहीं करेगा ना। अरे क्वांटिटी कम है, औकात कम है तो एक्साइट नहीं करेगा, ग्राउंड स्टेट में बना लेगा। क्वांटिटी ज्यादा दे दी अपन ने और औकात भी है तो एक्साइट कर सकता है। यस सर। उल्टा क्यों बोल रहा है गुरशब? अब सच्ची समझ आ गया, औकात ज्यादा है तो पोटेंशियल ज्यादा है तो तो एक्साइट कर देगा। हाइड्रोजन नहीं कर सकता ना एक्साइट, PH5 नेचर में एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि हाइड्रोजन उसको, अच्छा जगह तो है ना,
एक्साइट करा जा सकता है, लेकिन हाइड्रोजन की औकात नहीं है उसको एक्साइट करने की। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अभी असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन बनते हैं। NH3 एग्जिस्ट करता है पर NH5 एग्जिस्ट नहीं करता। रीजन क्या है? क्योंकि उसके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल नहीं होते हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन आता है PH3 एग्जिस्ट करता है पर PH5 एग्जिस्ट नहीं करता। तो उसके ऊपर सवाल आता है क्या उसके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल नहीं है? नहीं, एम्प्टी डी ऑर्बिटल तो है, बट हाइड्रोजन के पोटेंशियल नहीं है उसको एक्साइट करने का। आई बात समझ में या नहीं आई? यस सर, आई। आगे ये मैंने समझाया, यहां पर बड़ी सिंपल सी बात। फिर इसमें भी स्पेशल केस, जैसे कि फास्फोरस के पास एक लोन पेयर है, तो वो जो लोन पेयर होगी वो अपना डोनेशन वो किसी और के यहाँ पेइंग गेस्ट हो सकती है, तो एक्स्ट्रा बॉन्ड बन सकता है। जैसे PH3 लोन पेयर H+ को देगा या ये लोन पेयर लेगा, तो ऐसे कई सारी चीजें बन सकती हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड अपने आप में एक अलग टॉपिक है जो पढ़ाऊंगा अलग से। अभी पॉइंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड समझाने का नहीं है, पर ये बताने का जरूर है कि स्पेशल केसेस हो सकते हैं। नॉर्मल नहीं है ये स्पेशल है। जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिया जाएगा या कोऑर्डिनेट बॉन्ड लिया जाएगा, बोरोन कार्बन वाली फैमिली थी, वहां पर खाली जगह थी, वो ले सकते थे पेइंग गेस्ट। वैसे ही नाइट्रोजन वाली फैमिली में लोन पेयर था, तो ये पेइंग गेस्ट की तरह कहीं जा सकते थे, लोन पेयर अपना दे सकते थे। तो ये कहानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड में फिर से आएगी, इसकी टेंशन मत लो। अभी जो चीज सीखने की है वो नॉर्मल सीखने की है कि कोवैलेंसी 5 और कोवैलेंसी 3, हाँ या ना। अगले पेज पर है ऑक्सीजन फैमिली, लेकिन मैं चाहता हूं कि ऑक्सीजन फैमिली हम खुद लिखें। बोलो ऑक्सीजन फैमिली के बारे में क्या कहते हो? हम यहां पर बात करके चलते हैं ऑक्सीजन फैमिली की। ऑक्सीजन फैमिली में कॉन्फ़िगरेशन बोले अगर अपन, तो वो होता है NH2NP4। मेंबर्स कौन कौन से होते हैं? ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम मान लिया। ए पार्ट ऑक्सीजन से स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, क्या कॉन्फ़िगरेशन होता है? कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p4, यही कॉन्फ़िगरेशन होता है। ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट में हमने लिखा 2s, हमने लिखा 2p, और 2s और 2p में यहां 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन, हाँ या ना? यहां तक की तो बात सिंपल थी, मैंने आपकी तरफ से लिख दी। अब इसके बाद आप मुझे बताओगे क्या होगा, क्या ये ग्राउंड स्टेट है? पॉइंट नंबर 1, क्या एक्साइट कर सकता है या नहीं कर सकता है? गुरशब्द जवाब दो बेटा। कर सकता है सर। एक्साइट कर सकता है, कैसे करेगा बेटा? कहां ले जाएंगे, किसको कहां ले जाएं, बता जल्दी से। सर कोई है ही नहीं सर, कोई कमरा खाली नहीं है तो फिर क्या बेटा? कमरा खाली नहीं है तो इधर कोई और ऑर्बिटर नहीं है तो तू तो अभी कह रहा है एक्साइट कर सकते हैं। अरे एक्साइट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, बताओ जल्दी से। नहीं कर सकते सर। तो अभी क्यों बोल रहा था कर सकते हैं, गलती बोली? यस सर। चलो तो बताओ, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं? 2। 2। तो कोवैलेंसी कितनी होगी? कोवैलेंसी कितनी? 2, यानी कि 2 बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन। एग्जाम्पल, क्या क्या एग्जाम्पल हो गए? जैसे कि वाटर, H2O ने ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बनाए, OF2 में ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बनाए, OCl2 में वाटर ने ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बनाए, O2O डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बनाए। किसी भी एग्जाम्पल एटसेट्रा, हर एग्जाम्पल में ऑक्सीजन तो 2 ही बॉन्ड बनाता है, हमने तो आज तक यही सीखा है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड जब एक्स्ट्रा बन जाएंगे तो और एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाएगा, वो अपन बात कर ही नहीं रहे, वो स्पेशल केसेस है। पर उसके अलावा तो ऑक्सीजन सिर्फ 2 बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो 2 बॉन्ड बना सकता है, कोवैलेंसी 2। अब बी पार्ट आता है। बी पार्ट कौन कौन है? सल्फर, सिलेनियम, टेलुरियम। कॉन्फ़िगरेशन इज NH2NP4ND0। ग्राउंड स्टेट डिजाइन करते हैं। ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट के अंदर NS में 2 इलेक्ट्रॉन, NP में 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन, और ND खाली पड़ा है, ये ND खाली पड़ा है। ग्राउंड स्टेट, अगर ग्राउंड स्टेट में ही बॉन्ड बनाएगा तो कोवैलेंसी बताओ कितनी? 2। 4। कितनी कह रहा है गुरशब्द? सर 2 नहीं 4 क्यों कह रहा था? नहीं सर, सॉरी सर, देखा नहीं मैंने। क्या नहीं देखा? मतलब एक बार गलती होती है, 2 बार गलती होती है, कंटिन्यूस एक क्लास के अंदर कम से कम 17 बार गलती करते हो। ये तो लर्निंग फेज है। लर्निंग फेज में तो बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर सुनना है, और जो दिख रहा है वो बोलते जाना है। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं यहाँ पर? सर 2 दिख रहे हैं सर, 2। तो 2 कोवैलेंसी हो गई ना। एग्जाम्पल, H2S, SF2, SCl2, या फिर सिलेनियम SeCl2 एटसेट्रा।
यहाँ देखो सभी ने कितने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, दो दो बॉन्ड बना रखे हैं, ठीक है। ये थी ग्राउंड स्टेट, ये ग्राउंड स्टेट थी। अब आते हैं एक्साइटेड स्टेट 1 पे। एक्साइटेड स्टेट 1 में ये है 3s या ns, ये है np और ये है nd। बोल क्या करेगा गुरशब्द, बोल। ये है ns, ये है np, ये है nd। एक्साइट कर इलेक्ट्रॉन को, बता कहां से कहां एक्साइट करूं। तो बोल। एस से डी। क्यों, पहले p से d नहीं जाएगा या पहले s से d भेजेगा? p भी तो एक पेयर्ड है, देखिए रहा, दो इलेक्ट्रॉन है ना यहाँ पे। सर एक को नहीं भेज सकते क्या है सर, इसको नहीं भेज सकते क्या एस को? नहीं, इजी क्या है, p से d जाना इजी है या s से d जाना इजी है? सब पी से डी। तो बस p से d भेज दो, क्यों डर रहे हो। ये हमने p से d में भेज दिया। अब बता नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं गुरशब्द? सर 3। ध्यान से देख। सर 1 है, 1 क्या 1 है सर। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक ही है? तो 1 ही है ना सर इसमें। ये 1 2 3 4 नजर नहीं आ रहे तेरे को? नजर आ रहा है सर, नजर आ रहा है। क्या तो दिख रहा है सर। तो अभी तो तू कभी बोलता है एक, कितने अनपेयर्ड हैं? तो 4 है सर। तो कोवैलेंसी कितनी हो गई? 4 होगी सर। कोवैलेंसी 4, ये कोवैलेंसी 4 और कोवैलेंसी 2। एग्जाम्पल लिखता हूं, जैसे कि SF4, SEF4, जैसे कि SO2, जैसे कि H2SO3, इन सब ने 4-4 बॉन्ड बना रखे हैं। लेकिन दुनिया में SH4 नहीं मिलेगा। बता गुरशब्द क्यों नहीं मिलेगा? तो इसका डी ऑर्बिटल का कोई डी, क्योंकि सर हाइड्रोजन की कोई पोटेंशियल नहीं होगी कि इसको पर उसमें ले जाए। एक्साइट। अब आते हैं एक्साइटेड स्टेट 2। अब ये ns के इलेक्ट्रॉन को भी वहां भेज देते हैं। ns के इलेक्ट्रॉन को अगर वहां भेजेंगे, ये रहा ns, ये रहा np और ये रहा nd। ये मैंने अब की बार ns का इलेक्ट्रॉन जो था 1 2 3 4 5, एक इधर, ये वाले इलेक्ट्रॉन को भी आगे भेज दिया। तो अगर इसको भी मैं आगे भेज दूंगा तो ये टोटल अब कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए गुरशब्द, देख के बता। सर 6। तो कोवैलेंसी कितनी हो जाएगी? कोवैलेंसी 6। कोवैलेंसी 6 का एग्जाम्पल कौन कौन हो जाएगा? SF6, जैसे कि SO3, जैसे कि H2SO4। लेकिन दुनिया में SH6 एग्जिस्ट नहीं करेगा, इनफैक्ट SCl6 भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। बताओ क्यों? क्या सल्फर 6 बॉन्ड नहीं बना सकता इसलिए नहीं करेगा, या हाइड्रोजन या क्लोरीन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये एक्साइट नहीं कर सकते सल्फर को? सर बता रहा हूँ क्योंकि सर एच तो बताइए कि एच की पोटेंशियल नहीं हो गया, इसको एक्साइटेड स्टेट में जाए, और Cl इसलिए नहीं बनाएगा क्योंकि बस Cl बस सेम चीज। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं फ्लोरीन और ऑक्सीजन, तो यही सबसे ज्यादा एक्साइट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हाइड्रोजन, ये सब लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, ये एक्साइट कर भी सकते हैं और एक्साइट नहीं भी कर सकते हैं। तो हमने क्या कहा कि जैसे हाइड्रोजन तो एक्साइट पक्का नहीं कर पा रहा है, लेकिन क्लोरीन जो है वो कर रहा था अभी तक तो, लेकिन अब उसने भी हाथ छोड़ दिया, भैया मैं भी नहीं कर सकता इतना एक्साइटेशन। ग्राउंड स्टेट में बना सकता हूं चलेगा, एक्साइटेड स्टेट 1 में बना सकता हूं चलेगा, लेकिन एक्साइटेड स्टेट 2 तक मैं एक्साइट नहीं कर सकता। क्या ये बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? आ गई सर। आ गई। यस। दुनिया के मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन और ऑक्सीजन है। ये दोनों किस भी लेवल पर जाकर एक्साइट कर सकते हैं, ये किसी भी लेवल पर जाके एक्साइट कर सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? आ गई सर, किस लेवल आ गई जाके सर। एक्साइट।
चले, ये आपके सामने ऑक्सीजन फैमिली है। ऑक्सीजन फैमिली में ऑक्सीजन जो भाई साहब है उनकी कोवैलेंसी 2 ही रहेगी, 2-2 बॉन्ड के हिसाब से बॉन्ड बना दो। ये OCl2 और यहां पर ऑक्सीजन के हिसाब से 2 बॉन्ड, ऑक्सीजन के हिसाब से 2 बॉन्ड, ऑक्सीजन के हिसाब से 2 बॉन्ड, ऑक्सीजन के हिसाब से 2 बॉन्ड। यहां पर अगर अपन देखें तो सल्फर, सिलेनियम, टेलुरियम ग्राउंड स्टेट में बॉन्ड बनाएंगे तब तो 2 बॉन्ड बनाएंगे। एक्साइटेड स्टेट 1 में 4 बॉन्ड बनाएंगे, एक्साइटेड स्टेट 2 में 6 बॉन्ड बनाएंगे। यहां पर हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड आराम से बनाया जा सकता है, यहां पर पॉसिबल नहीं है और यहां पर भी पॉसिबल नहीं है। क्या ये बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? यस सर। हेलोजन फैमिली, क्या हेलोजन फैमिली में सिंपल है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो कोवैलेंसी 1, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कोवैलेंसी 3, एक और एक्साइट कर दिया कोवैलेंसी कितनी हो गई 5, एक और एक्साइटेशन कर दिया कोवैलेंसी हो गई 7। आप इस एग्जांपल्स बोर्ड पर देख सकते हैं कि ग्राउंड स्टेट के अंदर एक बॉन्ड। अब इसको कंक्लूड कर सकते हो आप लोग। मैं यहां पर अगर एक टेबल बनाऊं, यहां पर मैं लिखूं फैमिली और यहां पर मैं लिखूं ग्राउंड स्टेट वैलेंसी, जिसका नाम मैं ग्रुप कोवैलेंसी भी बोल सकता हूं, ग्रुप कोवैलेंसी। यहां पर एक्साइटेड स्टेट 1, यहां पर आ गई एक्साइटेड स्टेट 2 और यहां आ गई एक्साइटेड स्टेट 3। चलो बताते जाना। सबसे पहले बोरोन फैमिली की बात करते हैं। बोरोन फैमिली, क्या बोरोन फैमिली का कॉन्फ़िगरेशन NH2NP1 होता है। NH2NP1, गुरु शब्द बताता जा बेटा। NH2NP1 कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे और कितने बॉन्ड बनाएगा, जल्दी बता दे। 3। तो ग्राउंड स्टेट में बनाएगा, एक्साइटेड स्टेट में बनाएगा? सर ग्राउंड स्टेट में। बेटा ग्राउंड स्टेट में तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, ग्राउंड स्टेट में नहीं बनाएगा, एक्साइटेड स्टेट 1 में बनाएगा। अभी तो पढ़ाया NS और NP, इसमें 2 और इसमें 1, कितने बॉन्ड बन सकते हैं? एक तो बन ही नहीं सकता। ऑलवेज एक्साइटेशन, बोला था नहीं बोला था? बोला था सर, क्योंकि खाली है। उसके बाद और एक्साइटेशन हो नहीं सकता, तो ऐसी कंडीशन में अगर और एक्साइटेशन हो नहीं सकता तो ये तो बेकार की बात हो गई। सेकेंड नंबर, अब गलत मत बताना मेरा बेटा, कार्बन फैमिली। कार्बन फैमिली की बात करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन इज NH2NP2। बोलो ग्राउंड स्टेट में रहेगा या एक्साइट करेगा ऑलवेज? सर एक्साइटेड स्टेट में AS1 में रहेगा सर। और कितने बॉन्ड हो जाएंगे फिर? सर 4। 4। तो कोवैलेंसी इसकी कितनी हो गई? 4। और ये पॉसिबल नहीं है। आगे चलते हैं, थर्ड नंबर, नाइट्रोजन एटम। नाइट्रोजन एटम की बात करते हैं। नाइट्रोजन एटम के बारे में वरदायनी बताओ बेटा। सो ग्राउंड स्टेट में उसकी कोवैलेंसी 3 होगी 3 और एक्साइटेड स्टेट पॉसिबल नहीं होगी। यस सर। और अगर मैं यहां पे फोर्थ नंबर ले लूं, फॉस्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी, तो क्या बताते हो ग्राउंड स्टेट में कितनी वैलेंसी हो जाएगी? 3 और एक्साइटेड स्टेट 1 में 5 और एक्साइटेड स्टेट 2 और एक्साइटेड स्टेट 3 नहीं हो पाएंगे, होती ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। आगे तो जाना, जितने अनपेयर्ड थे सब खत्म हो गए। आगे चलते हैं, ये हो गई कौन सी फैमिली? नाइट्रोजन फैमिली। ये नाइट्रोजन फैमिली की बात हमने कर ली। चलो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ये दोनों मिलाकर नाइट्रोजन फैमिली कहलाया। अगले नंबर पे चलते हैं और अगला नंबर चौथा ले लेते हैं, दैट इज ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली की बात करेंगे तो उसमें ऑक्सीजन के बारे में तुम्हारा क्या विचार है वरदायनी, बोलो। ग्राउंड स्टेट में 2 और बाकी सब नहीं होते, बाकी सब पॉसिबल नहीं है। उसके अलावा सल्फर, सिलेनियम और टेलुरियम, इन सब की ग्राउंड स्टेट में
2, एक्साइटेड स्टेट 1 में 4, और एक्साइटेड स्टेट 2 में 6 इसके बाद नहीं होता। होगी नहीं। अगला नंबर है 5th नंबर, हैलोजन फैमिली। हैलोजन फैमिली, हैलोजन फैमिली में गुर शब्द बताओ, फ्लोरीन की कोवैलेंसी कितनी होगी? सर नहीं होगी सर, फ्लोरीन बॉन्ड नहीं बनाता बनाता सर। तो कितनी बनाता है? सर एक। कब बनाता है? ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट 1 में? सर ग्राउंड स्टेट में। ग्राउंड स्टेट में उसने 1 बॉन्ड बनाया, बाकी सब पॉसिबल ही नहीं है उसके केस में। उसके अलावा आता है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनके केस में बताते जाओ। ग्राउंड स्टेट में कितनी? 1, सर ग्राउंड स्टेट में नहीं, 1 ग्राउंड स्टेट में 1, एक्साइटेड स्टेट 1 में 3, 3, फिर 5 और 5, फिर 7। 7। इसमें से ग्रुप कोवैलेंसी किसे बोला करेंगे? क्या यहां ग्रुप कोवैलेंसी ये होगी कार्बन फैमिली, बोरोन फैमिली की? क्या ये इसकी ग्रुप कोवैलेंसी होगी? क्या नाइट्रोजन फैमिली की क्या ये ग्रुप कोवैलेंसी होगी? क्या ऑक्सीजन फैमिली की ये ग्रुप कोवैलेंसी होगी? और हेलोजन फैमिली की ये ग्रुप कोवैलेंसी होगी। क्यों? क्योंकि यही ग्राउंड स्टेट में बॉन्ड है या फिर ये जनरल बॉन्ड इतने ही है, तो दीज आर नोन एज ग्रुप कोवैलेंसी। क्या बात समझ में अभी भी नहीं आई? आ गई? आ गई सर। चलते हैं आगे। इसके अलावा कुछ एग्जिस्ट और नॉन एग्जिस्ट के सवाल हैं जिसके अंदर हम लोगों ने अभी आपको बता दिए, जैसे BF3 BF4 AlF6 3 नेगेटिव सब एग्जिस्ट करेगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जबकि BF6 3 नेगेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा या CF6 2 नेगेटिव, इस तरह की चीजें एग्जिस्ट नहीं करेंगी क्योंकि इनके पास d ऑर्बिटल ही नहीं है। आगे चलें, इसी तरह से अगर हम समझने की कोशिश करें तो नाइट्रोजन फैमिली में NF3 NH3 NH4 पॉजिटिव, PF3 PH3 PH4 पॉजिटिव, PF5 PCl5 ये सब एग्जिस्ट करेंगे, लेकिन NF5 एग्जिस्ट क्यों नहीं करेगा? क्योंकि एक्साइटेशन हो ही नहीं सकता, एम्प्टी ऑर्बिटल ही नहीं है। लेकिन PH5 क्यों नहीं एग्जिस्ट करेगा? क्योंकि एक्साइटेशन पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हाइड्रोजन की औकात नहीं है। वैसे SH4 SH6 इन सब में भी एक्साइटेशन पॉसिबल नहीं है। क्या ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? इसके अलावा आप चाहें तो इसके अंदर और क्या लिख सकते हैं? इसमें आप लोग लिख सकते हैं जैसे कि सल्फर में SCl4 भी नहीं बन सकता, HCl6 भी नहीं बन सकता, ये सब बन नहीं सकते। क्या समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यस सर। वैसे ही नीचे अगर अपन देखें तो कुछ हेलोजन फैमिली के बारे में भी समझा रखा है कि ये सब तो एग्जिस्ट करेंगे, लेकिन ये सब एग्जिस्ट नहीं करेंगे क्योंकि क्लोरीन हाइड्रोजन की औकात नहीं है क्लोरीन को एक्साइट करने की, ब्रोमीन के नहीं है क्लोरीन को एक्साइट करने की, आयोडीन के नहीं है क्लोरीन को एक्साइट करने की, फ्लोरीन के नहीं है क्लोरीन को एक्साइट करने की 7वें नंबर तक, इसलिए नहीं बनता। IF7 एग्जिस्ट करता है, मतलब ये हुआ कि फ्लोरीन एक्साइट कर सकता है, आयोडीन को कर सकता है क्योंकि डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ह्यूज है, इसलिए वो कर सकता है। सर बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यहां तक जो भी मैंने पढ़ाया, क्या आप में से हर एक बच्चे को समझ में आया या नहीं आया? सर ये कि एग्जिस्ट करती या नहीं करती वही बात, तो और वो भी वैलेंसी कितनी बनाता है। ये तो क्लियर है कि अब तक जो भी आप पढ़ते आ रहे हो या अब तक जो भी आप लोगों ने पढ़ाई करी है, उन सभी जगह पर ये सब चीजें आप लोगों ने कवर नहीं करी है। और मतलब दोनों तरह की बातें हैं, जैसा कि मैं हमेशा से बोलता आ रहा हूं, IIT आसान भी और IIT मुश्किल भी है। IIT आसान इसलिए कि अगर ये चीजों को आप ध्यान से सोचोगे तो समझ में आ जाएंगे, और समझ में आती IIT आसान है। लेकिन अगर आपने इन चीजों को पढ़ा ही नहीं है तो जब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो यू कांट पुट योर ब्रेन, आप उस समय पर अपना दिमाग लगा ही नहीं सकते कि हो क्यों रहा है ऐसा। और इसी जगह पर एक सेग्रीगेशन हो जाता है सेलेक्टेड स्टूडेंट और नॉट सेलेक्टेड स्टूडेंट में। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पढ़ाई डेली करना। ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ता हूं और VBT का जो मेजर पार्ट है उस मेजर पार्ट पे जुड़ जाता हूं आगे। क्या वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में अभी हम जो डिस्कस कर रहे थे वो ये कह रहे थे कि जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतने बॉन्ड बन जाएंगे, कितने बॉन्ड बन सकते हैं वो उसकी वैलेंसी कहलाएगा। क्या यहां तक जो मैंने समझाया वो समझ में आ गया? अब हम आते हैं बॉन्ड बनेगा कैसे। तो दो तरह के बॉन्ड जनरल देखे जाते हैं, स्पेसिफिकली 3 तरह के बॉन्ड बनते हैं, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड एंड डेल्टा बॉन्ड।
3 तरह के बॉन्ड बनते हैं, इसमें से हमारे को जनरल 2 ही बॉन्ड पढ़ने होते हैं, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कितने तरह के बॉन्ड बन सकते हैं। आइए बोर्ड पे जरा सिखाता हूं बॉन्ड किस किस तरह के बन सकते हैं। बड़ी सिंपल सी थ्योरी है, जरा बोर्ड पर ध्यान से समझना। ऑन द बेसिस ऑफ ओवरलैपिंग, on the basis of overlapping, mainly 2 types of bond can be 2 type of bonds can be possible। 2 तरह के बॉन्ड बन सकते हैं। पहला ए पार्ट दैट इज नोन एज सिग्मा बॉन्ड और बी पार्ट इज नोन एज पाई बॉन्ड, एंड द थर्ड इज सी इज नोन एज डेल्टा बॉन्ड। तीसरे का नाम क्या है? डेल्टा बॉन्ड। जो सिग्मा बॉन्ड होता है दैट इज फॉर्म्ड बाय एक्सियल ओवरलैपिंग, अभी बताता हूं डिटेल में। जबकि पाई बॉन्ड और डेल्टा बॉन्ड जो होते हैं दे आर फॉर्म्ड बाय लेटरल ओवरलैपिंग। अब हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं कि आखिर सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड या डेल्टा बॉन्ड कैसे बनते हैं। सबसे पहला हम यहां डिस्कस करने जा रहे हैं ए पार्ट दैट इज सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड के लिए कहेंगे दैट इज फॉर्म्ड बाय एक्सियल ओवरलैपिंग of s, p or d orbitals along internuclear axis, along internuclear axis। जिस एक्सेस पे बॉन्ड बन रहा है उसी पर एक्सियल ओवरलैप होगा तो सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। अलग अलग तरह के होते हैं। ए पार्ट लेके चलता हूं दैट इज एस एस ओवरलैप। एस एस ओवरलैप, अगर एस ऑर्बिटल से जुड़ेगी तो क्या होगा? ये रही एक एस ऑर्बिटल, ये रही एक और एस ऑर्बिटल, दोनों आपस में जुड़ेंगी, दोनों ओवरलैप करेंगी और कुछ इस तरह की शक्ल बन जाएगी। ये दोनों के न्यूक्लियस हो गए एंड दिस इज एस एस ओवरलैप। ये एक तरह का सिग्मा बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है ये? एक तरह का सिग्मा बॉन्ड, एस एस ओवरलैप कहलाएगा। इन फैक्ट इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो इट लुक्स लाइक दिस। आफ्टर फॉर्मेशन इट लुक्स लाइक दिस। ये कुछ इस तरह से नजर आएगा। मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज इन बिटवीन, मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज इन बिटवीन। दिस इज एस एस ओवरलैप। ये एक तरह का सिग्मा बॉन्ड बन गया, सिंपल सा है। बी पार्ट पे चलते हैं और वो है पीपी, एक्सियल ओवरलैप। यहां पर मैंने स्पेसिफिकली एक वर्ड बोला एक्सियल, ऊपर नहीं बोला था क्योंकि ऊपर तो और कुछ होता ही नहीं। यहां पर पीपी में लेटरल और एक्सियल दोनों हो सकता है, इसलिए मैंने स्पेसिफिकली एक्सियल बोला। लेट्स से दिस इज अ पी ऑर्बिटल एंड दिस इज आल्सो अ पी ऑर्बिटल। दोनों आपस में ओवरलैप करेंगी। इसका ये बलून इस बलून से दोनों जुड़ जाएंगे और जहां पर ये जुड़ेंगे वहां बलून रिलेटिवली बड़ा हो जाएगा, कुछ इस तरह से। यहां इसको अपन न्यूक्लियस की पोजीशन, इसको अपन न्यूक्लियस की पोजीशन मान ले तो दिस इज द ओवरलैप। अगर आपको ऐसा लगे तो मैं इसको बाद में बना देता हूं, जैसे कि ऊपर वाले में बनाया था। यहां पहले इसको वर्चुअली ड्रॉ करके दिखाता हूं, जैसे कि ये एक ऑर्बिटल हो गई और ये एक ऑर्बिटल हो गई, तो ये ओवरलैप हो गया। दिस इज नोन एज अ सिग्मा बॉन्ड। ये एक तरह का सिग्मा बॉन्ड है विच कैन ऑल्सो बी ड्रॉन लाइक दिस। इस तरह से भी इसको ड्रॉ किया जा सकता है। आप देख सकते हैं ये जो चीज है ये ऐसी नजर आएगी बनने के बाद। तो दिस इज एसएस ओवरलैप, दिस इज पीपी ओवरलैप। और एक्सिस के अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, क्या ये न्यूक्लियस है? क्या ये न्यूक्लियस है? और इन न्यूक्लियस को जोड़ती हुई इन न्यूक्लियस को जोड़ती हुई एक लाइन जिसके अलोंग एक दूसरे के पास आ रहे हैं और ये बॉन्ड बना रहे हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? यस सर। यस सर। इसी तरह से डीडी एक्सियल ओवरलैप, सी पार्ट आता है दैट इज डीडी एक्सियल ओवरलैप।
अब डी ऑर्बिटल 5 तरह की होती है, कौन कौन सी होती है? गुरशब्द बताओ जरा, डी ऑर्बिटल 5 तरह की होती है, कौन कौन सी होती है? गुरशब्द डी डी ऑर्बिटल ओवरलैप सीखेंगे, पहले बताओ डी ऑर्बिटल 5 तरह की होती है, कौन कौन सी होती है, नाम बताओ। डी ऑर्बिट, हाँ, डी ऑर्बिटल 5 तरह की होती है, कौन कौन सी होती है बताइए बेटा। वैकेंट, क्या तुमने कभी नहीं सुना कि डी ऑर्बिटल 5 तरह की होती है, 5 नाम होते हैं उसके? नहीं सर, आपने तो डी ऑर्बिटल में वो ही बताया नाम, CRMNFQ, बस यही है। सेंटर न्यूक्लियस एक्सिस में होता। मतलब मुझे कई बार सच में बड़ा ताजुब होता है कि जिस भी कोचिंग में आप पहले पढ़ रहे थे, मतलब उन्होंने क्या बिल्कुल भी आपको नहीं पढ़ाया, मतलब इट्स वेरी वियर्ड। डी ऑर्बिटल की बताया ही नहीं, डी ऑर्बिटल कितने ये टाइप की होती है बताया ही डी एक्स वाई, जब ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होती है। उसी तरह से यहां पर जब ये वाई एक्सिस और जेड एक्सिस होती है, तो इनके बीच में बनने वाली जो डी ऑर्बिटल होती है, दैट इज डी एक्स, ये तो वाई होगी तो यहां होगी डी वाई जेड। और उसी तरह से जब ये एक्स और ये जेड होती है, तो इनके बीच में बनने वाली जो डी ऑर्बिटल है, जो इनके प्रेजेंट होती है इनके बीच में, दिस इज नोन एज डी एक्स जेड। These three are known as non-axial। ये देखो एक्सिस पे नहीं है, एक्सिस के बीच में है, सो कॉल्ड नॉन एक्सियल। ऑन द अदर हैंड, एक डी ऑर्बिटल जो होती है वो कुछ इस तरह से मौजूद होती है, जैसे कि अगर हमने ये एक्सिस बना दी, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो इसी एक्सिस पे अगर ऑर्बिटल मौजूद है तो दिस इज नोन एज डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ऑन द अदर हैंड, अगर ये x और y एक्सिस या प्लेन मान लेता हूं, एंड दिस इज द z, ये z पार्ट है, ये x मान लिया, ये y मान लिया, एंड दिस इज z। तो एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर यहां होता है, और जो दो लोब्स होते हैं वो कुछ इस तरह से z एक्सिस पर होते हैं। दिस इज नोन एज डी जेड स्क्वायर, विच इज एक्चुअली डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, लेकिन उसका सिंबल डी जेड स्क्वायर से बता दिया जाता है। तो दीज आर द 5 टाइप्स ऑफ डी ऑर्बिटल, नाम होते हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। दीज आर द 5 डी ऑर्बिटल्स। अब अगर मैं इन 5 जो डी ऑर्बिटल्स हैं इनके बेसिस पे एक्सियल ओवरलैपिंग करूंगा, तो जो एक्सिस पे मौजूद हैं वही कर सकती हैं। जैसे ऊपर वाली को नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स हमने कहा, वैसे इन नीचे वाली ऑर्बिटल्स को नॉन एक्सियल कहते हैं। ऊपर वाली को एक्सियल और नीचे वाली को एक्सियल ऑर्बिटल्स कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? एक्सियल। वो ऊपर वाली नॉन एक्सियल, ये एक्सिस पे मौजूद है, सो कॉल्ड एक्सियल। तो जब हम एक्सियल ओवरलैपिंग करेंगे तो ऑफ कोर्स डी जेड स्क्वायर या फिर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जैसी ऑर्बिटल में ही कर पाएंगे, क्योंकि दीज आर प्रेजेंट ऑन एक्सिस, सो कैन पार्टिसिपेट इन एक्सियल ओवरलैपिंग। एग्जांपल लेके चलता हूं। यहां पर मैंने कुछ एक्सिस बना दी, और ये डी ऑर्बिटल पहले एटम की बना दी कुछ इस तरह से, और वैसे ही ये मैंने एक एक्सिस बना दी, और यहां पर मैंने डी ऑर्बिटल दूसरे एटम की बना दी। दिस इज डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दिस इज ऑल्सो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। दोनों के मिलने से जो कंडीशन होगी वो कुछ इस तरह की होगी, आपको देखने से भी पता लग रहा है, देखो ध्यान से। बड़ा सिंपल सा फील दे रहा है ये। मैं क्या करता हूं, इसको लेता हूं और कर लेता हूं कॉपी, और यहां कर देता हूं पेस्ट। जरा बोर्ड पर ध्यान से देखना मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। इट लुक्स लाइक दिस।
कि ये जो ऑर्बिटल है इसको मैं इसके साथ बस ऐसे ओवरलैप कर देता हूं। दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज, ये दोनों ऑर्बिटल बस एक दूसरे से, ये दोनों लोब्स आपस में जुड़ गए जैसे मैंने यहां दिखाया। दिस कैन ऑल्सो बी ड्रॉन एज दिस, ये जो दोनों लोब जुड़ गए तो बड़ा बन गया और बाकी के सारे लोब छोटे छोटे हो जाएंगे। ये छोटा हो गया, ये भी छोटा हो गया, ये भी छोटा हो गया, ये भी छोटा हो गया। दीज आर द न्यूक्लियसेस जो कि यहां मौजूद, सो कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड। डीडी ओवरलैप कर दिया हमने, दिस इज डीडी ओवरलैप और सिग्मा बॉन्ड बना दिया। आप चाहे इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, ऐसे भी दिखा सकते हो। इसको अगर अपन मर्ज करके बना देंगे तो ऐसा नजर आने लग जाएगा। ये दो डी ऑर्बिटल के मर्ज होने से बनता है। कहा जाता है कि डी जेड स्क्वायर नॉर्मली मर्ज नहीं हो पाता क्योंकि उसका एक लोब पे जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है सर्कुलर पाथ में, तो बहुत इजी नहीं है उसके लिए मर्ज होना। लेकिन एग्जांपल्स दोनों तरह के मिलते हैं। आप चाहो तो यहाँ पे जैसे मैंने डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से जोड़ा, वैसे डी जेड स्क्वायर को डी जेड स्क्वायर से जोड़ा जा सकता है। लेकिन ऑफ कोर्स क्योंकि रेयर एग्जांपल्स हैं तो सर्टेन नहीं हो सकता कि बनाएगा ही बनाएगा, नहीं बनाएगा कि नहीं बनाएगा, कोई सर्टेन नहीं है। लेकिन थ्योरेटिकली बना सकते हैं, थ्योरेटिकल का कोई टेंशन नहीं। तो दिस इज समथिंग जिसको कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। मैं पिछले पेज पे भी चलता हूं और वापस समझाता हूं मैंने टोटल सिग्मा बॉन्ड क्या क्या पढ़ाया। यहां पर मैंने आपको बताया सिग्मा बॉन्ड एक्सियल ओवरलैपिंग से बनता है अलोंग द एक्सिस। अलोंग द एक्सिस अगर आप देखें तो ये एक्सिस थी, इस एक्सिस के अलोंग दोनों एस ऑर्बिटल मिल गई और इन दोनों ने एस एस ओवरलैप कर लिया, ऐसा भी दिख सकता है। वैसे ही पीपी एक्सियल ओवरलैप में ये पी ऑर्बिटल इस पी ऑर्बिटल से जुड़ा एक्सिस के अलोंग ऐसा बॉन्ड बनाया, ऐसा भी दिख सकता है, ऐसा इसको ड्रॉ किया जा सकता है। वैसे मैंने डी ऑर्बिटल में भी ऐसा करके दिखा दिया। ये था एक्सियल ओवरलैप। थोड़ा सा इसको मैं और एक्सप्लेन कर देता हूं इस पेपर कटिंग से। सबसे पहले ये दो एस ऑर्बिटल्स हैं और इन दोनों एस ऑर्बिटल के बेसिस पे मैं आपको दिखाता हूं। ये दोनों एस ऑर्बिटल जैसे कि यहां मैंने बना रखी है, ये दोनों आपस में जुड़ेंगी और इस तरह से बना लेंगी। देखो जैसे कि मैंने बीच में यहाँ पे बना रखी है और इनका जो मर्जर होगा वो कुछ ऐसा नजर आएगा। वैसे ही अगर हम यहाँ पर दो p ऑर्बिटल को आपस में जोड़ें तो वो कैसा नजर आएगा, इट लुक्स लाइक दिस। ये दो p ऑर्बिटल्स हैं, नीचे बना रखी है दोनों p ऑर्बिटल। ये दोनों p ऑर्बिटल आपस में ऐसे जुड़ेंगी और जुड़ती जाएंगी ऐसे। तो ये जो चीज है ये ऐसी नजर आ रही है। देखो यहाँ पर ये वाला लास्ट वाला डायग्राम भी थोड़ा थोड़ा नजर आता है। लास्ट वाले डायग्राम को भी ध्यान से देखो आप लोग, लास्ट वाला डायग्राम भी थोड़ा थोड़ा नजर आ रहा है। क्या बीच वाला लोब बड़ा हो गया, साइड वाले लोब छोटे हो गए, तो ये वाला डायग्राम बन रहा है। ये पीपी ओवरलैप से बन रहा है। वैसे ही डीडी ओवरलैप भी दिखाता हूं, जरा बोर्ड पर ध्यान से देखना। नेक्स्ट पेज पर है डीडी ओवरलैप, वो जरा ध्यान से देखो। ये डीडी ओवरलैप है और ये रहा मेरे पास भी डी ऑर्बिटल्स। ये देखो डी ऑर्बिटल्स हैं, इन डी ऑर्बिटल्स को आपस में मैंने ऐसे लाया 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 और मर्ज कर दिया। मर्ज कर दिया, चाहे ऐसे मर्ज करो चाहे ऐसे मर्ज करो, एक ही बात है। एक्सिस के थ्रू हमने और ओवरलैप कर दिया और अब जो चीज बनेगी दैट इज नोन एज डीडी ओवरलैप और हमने सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करा। ऐसे दिखा दो चाहे इसको ऐसे दिखा दो, समथिंग लुक लाइक। क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ में आ गई या नहीं आ गई? यस आ गई। एक चीज आपने फील करी होगी कि सर ने अभी जो ओवरलैप करा है वो एस को एस के साथ, पी को पी के साथ में या डी को डी के साथ में ओवरलैप कराया। लेकिन क्या सर ऐसा नहीं हो सकता क्या? मैं यहाँ पे डी कैटेगरी बनाकर चलता हूं, दैट इज पी एस ओवरलैप। पी एस ओवरलैप का मतलब एक पी ऑर्बिटल मेरे पास है, वो एस ऑर्बिटल से भी तो जुड़ सकती है। पी एस ओवरलैप, ये पी ऑर्बिटल है और मैंने उसको एस ऑर्बिटल से जोड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये दोनों एक दूसरे से ओवरलैप कर लेंगे। और कुछ देखो, एक बात और यहां पर भी समझो कि अगर मैं इसको ऐसे करके दिखाऊं तो एक बात है, मैं इसको मर्ज करके भी दिखा सकता हूं, तो ये मर्ज करा हुआ ऐसा नजर आएगा। ये वाला जो लोब है ना, ये वाला, ये मैं इसको कलर कर देता हूं येलो कलर से। ये यही लोब है जो यहाँ छोटा करके दिखाया मैंने, क्योंकि ये दोनों मिलके इसके सामने बड़े दिख रहे हैं तो ये बड़ा हो गया। यहां पर अगर मैं न्यूक्लियस की पोजीशन लगा दूं तो यहां पर एक बना दिया पॉइंट, यहां एक बना दिया, बीच में इलेक्ट्रॉन का क्लाउड आ गया। क्या मेरी बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? तो दिस इज ऑल्सो अ सिग्मा बॉन्ड। ये क्या कहलाएगा? सिग्मा बॉन्ड। जैसे मैंने पी और एस को जोड़ा वैसे ही मैं चाहूं तो क्या मैं पी डी ओवरलैप करा दूं? वैसे अपन क्या कर सकते हैं, पी डी का ओवरलैप। मेरे पास कोई p ऑर्बिटल है, मैंने उसको d ऑर्बिटल के साथ जोड़ दिया तो pd ओवरलैप हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में
ये लोब जो है ये बड़ा हो जाएगा और ये जो बाकी के लोब्स हैं छोटे हो जाएंगे। आप देख सकते हैं ये कोई चीज बन गई। इसको जब इसके साथ जोड़ा तो ये हाईलाइटेड पार्ट इस हाईलाइटेड पार्ट के साथ में हमने जोड़ दिया तो ये बड़ा हाईलाइटेड पार्ट बन गया। बाकी की जो पार्ट्स हैं वो थोड़े से स्मॉल रह गए। बात समझ में आ रही है या अभी भी नहीं आ रही है? आ रही है सर। सिंपल है, इट्स नॉट समथिंग जो कि आप पकड़ नहीं पाओ, इट्स वेरी सिंपल। क्या दोनों में क्या फर्क है? ये जो ओवरलैप हुआ एसएस या पीपी या डीडी, दीज आर होमोन्यूक्लियर ओवरलैपिंग, जहां पे सेम सेम ओवरलैपिंग हो रही है। जबकि यह है हिट्रोन्यूक्लियर, अलग अलग तरह के न्यूक्लियस एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। न्यूक्लियस ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, ऑफ कोर्स एटम जो अलग अलग तरह के न्यूक्लियस हैं, जैसे HCl हुआ तो ये हो गया HCl, ये बताना चाह रहा था। जैसे कि यहां पर P D से जोड़ रहा है तो किसी दूसरे एटम किसी अलग तरह के एटम से जुड़ता है, तब ऐसी ओवरलैपिंग होती है, हिट्रोन्यूक्लियर स्पीशीज कहते हैं, तब इस तरह का ओवरलैप बन जाता है। क्या बताओ अभी भी समझ में आया या नहीं आया? सर आ गया सर। आ गया। ये था पहला, दैट इज सिग्मा बॉन्ड। मुझे लगता है सिग्मा बॉन्ड क्लियर है। सेकंड नंबर मेरे पास आता है पाई बॉन्ड। तीसरा नंबर आता है डेल्टा बॉन्ड। सेकंड नंबर पे पाई बॉन्ड पे चलते हैं। पाई बॉन्ड को जरा बोर्ड पर ध्यान से देखते हैं कि क्या होता है पाई बॉन्ड। आइए मैं सिखाता हूं। मेरे पास बी पार्ट है, सो कॉल्ड पाई बॉन्ड। ये बनता है फॉर्म्ड बाय लेटरल ओवरलैपिंग ऑफ p और d ऑर्बिटल्स। आपने एक चीज नोट करी, यहां पे मैंने p और d ऑर्बिटल लिया, s ऑर्बिटल उड़ा दिया, क्योंकि s ऑर्बिटल सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बना सकता है। शायद साइंटिस्ट ने सिग्मा बॉन्ड का जो s है वो s ऑर्बिटल से ही लिया होगा, पाई बॉन्ड का जो p है वो p ऑर्बिटल से लिया होगा, और डेल्टा बॉन्ड का जो d है वो d ऑर्बिटल से लिया होगा। हो सकता है, क्योंकि ऐसा ही हो रहा है कि जो s ऑर्बिटल है वो सिर्फ सिग्मा बना सकता है, पाई बॉन्ड और डेल्टा बॉन्ड नहीं बना सकता। p ऑर्बिटल जो है, p ऑर्बिटल वो पाई बना सकता है पर डेल्टा आगे का नहीं बना सकता, और d ऑर्बिटल तीनों बना सकता है। तो वो आगे की कैटेगरी सरकती जा रही है शायद, मतलब ये एक बोल सकते हैं कि रीजन हो सकता है इस नाम के पीछे। चलते हैं। अब अगर मैं यहां पर बात करूं तो पहला एग्जांपल मैं लेकर चल रहा हूं वो है पीपी लेटरल ओवरलैप। अभी थोड़ी देर पहले मैंने पीपी एक्सियल ओवरलैप लिखा था, अब मैं यहां पर लिख रहा हूं पीपी लेटरल ओवरलैप। अब ये पीपी लेटरल ओवरलैप क्या है, जरा इस बात को भी समझने की कोशिश करते हैं। दिस इज अ p ऑर्बिटल ऑफ फर्स्ट एटम, दिस इज अ p ऑर्बिटल ऑफ सेकेंड एटम। जब दोनों आपस में जुड़ेंगे तो इट लुक्स लाइक दिस, ये कुछ ऐसा सा दिखेगा, ऑफ कोर्स दिखेगा ऐसा, लेकिन ये ऐसा हो सकता है कि ये मर्ज होने के बाद इट फील्स लाइक दिस। ये इंटरन्यूक्लियर एक्सेस बना देता हूं और इलेक्ट्रॉन का क्लाउड जो है वो कुछ इस तरह से बना देता हूं। ये दोनों के न्यूक्लियस जो ये रहे, ये ऊपर का क्लाउड ऊपर, नीचे क्लाउड नीचे, दिस इज पाई बॉन्ड। ये क्या कहलाता है? पी पाई बॉन्ड, यानी कि p और p ने मिलकर पाई बॉन्ड बनाया, सो कॉल्ड पी पाई बॉन्ड। बोलो क्या मेरी बात सभी को समझ में आई या नहीं आई? यस आ गए। सबको आगे और एग्जांपल्स लेते हैं। सेकंड नंबर मेरे पास आता है डी डी लेटरल ओवरलैप। वरदायनी जल्दी से बता दे कौन सी डी ऑर्बिटल ले लूं 5 में से? सर पहली DXY DYZ या DZX में कोई भी। DXY DYZ और DXZ, ये नॉन एक्सियल ऑर्बिटल ही पार्टिसिपेट कर सकती हैं। इनको भी ड्रॉ करके दिखाता हूं। कुछ इस तरह से मैंने एक ऑर्बिटल बना दी, और बिल्कुल इसकी कॉपी एक और ऑर्बिटल मैंने यहां बना दी, और इन दोनों को जोड़ दिया। जब इन दोनों को जोड़ दिया तो कुछ इस तरह से हमें नजर आया। ये न्यूक्लियस,
ये न्यूक्लियस और ऐसा। ऑफ कोर्स इसमें भी मैं हाईलाइट करके दिखा देता हूं, ये जो हाईलाइटेड पोर्शन है इस हाईलाइटेड पोर्शन के साथ में, और ये जो हाईलाइटेड पोर्शन है इस हाईलाइटेड पोर्शन के साथ में जुड़ेगा और आपके सामने ये बीच में आ गया है। क्या बताओ ये बात सभी बच्चों को समझ में आ गई या नहीं आ गई? क्योंकि ये बना है dxy और dxy जो कि नॉन एक्सियल ऑर्बिटल है, इसको हम कहेंगे d पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड जो कि d ऑर्बिटल से बना है, सो कॉल्ड d पाई बॉन्ड। अगेन यहां पर आप देख सकते हो pp सेम dd सेम। तो जैसे पिछले वाले में अपन ने सिग्मा में भी अलग अलग ऑर्बिटल्स लेके बनाया था, तो इसका भी पॉजिटिव पॉसिबिलिटी है, दैट इज dp लेटरल ओवरलैप, d और p का लेटरल ओवरलैप। इस समय हमने एक p ऑर्बिटल ले लिया लेट से, एक हमने d ऑर्बिटल ले लिया और उन दोनों को जोड़ दिया। जब दोनों को जोड़ेंगे तो कुछ इस तरह की ये चीज नजर आएगी, जरा देखना, ये ऐसी और ये ऐसी, ये ओवरलैप हो गया, और इसको अगर अपन देखें तो कुछ इस तरह का नजर आता है। ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, दिस इज नोन एज p पाई d पाई बॉन्ड, p और d ने मिलकर पाई बॉन्ड बनाया, सो कॉल्ड p पाई d पाई बॉन्ड। बोलो क्या यहां तक मेरी बात समझ में आ गई? पिछले पेज पे हमने सीखा एक्सियल ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनाना, यहां पर हमने सीखा लेटरल ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनाना। इसको भी अगर अपन सीखना चाहें तो इस पेपर कटिंग से सीख सकते हैं बहुत ही आसानी से। ये दोनों है p ऑर्बिटल, ये दोनों p ऑर्बिटल आपस में आएंगे, एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे और ये p ओवरलैप कर लेंगे, जो कि पहला नंबर मैंने यहां बनाकर दिखाया कुछ इस तरह से। दूसरा नंबर है d और d का ओवरलैप, ये d और d का ओवरलैप भी दिखा देता हूं। दिस इज d ऑर्बिटल, ये d ऑर्बिटल्स हैं, नॉन एक्सियल d ऑर्बिटल्स, और ये आपस में जुड़ रही हैं। आप देख सकते हो इधर ये नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स आपस में जुड़ रही हैं और जुड़ के कुछ इस तरह की बीच में देखो ये बीन शेप स्ट्रक्चर बन रहा है, देखो बीच में आपको दिख रहा होगा, ये देखो इस तरह का स्ट्रक्चर बन रहा है बीच में, बीन शेप स्ट्रक्चर। यस सर। वैसे ही एक p और d ऑर्बिटल भी आपस में जुड़ सकती हैं। ऑफ कोर्स ये पेपर कटिंग है तो एकदम प्रिसाइज नहीं हो सकती, पर कुछ इस तरह का, ये p और ये d आपस में जुड़ रहा है, देखो इस तरह से ये p और d आपस में जुड़ा है और इसने भी इधर की तरफ और नीचे की तरफ एक बीन शेप बनाया है, ये जो हमने यहाँ पर क्रिएट करा। ये पेपर कटिंग है तो एग्जैक्ट नहीं हो सकती, ये हल्का सा अगर मैं झुकाऊंगा तो ये दिखने लग जाएगा बिल्कुल वैसा। यस सर। क्या मेरी बात सभी को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? यस सर, आ रही है समझ में। परफेक्ट, इट्स वेरी इजी, वेरी सिंपल। हमने pp ओवरलैप समझा, हमने dd ओवरलैप समझा, और हमने सेम एटम और डिफरेंट एटम्स के बीच में समझ लिए। अब आता है हमारे पास में डेल्टा बॉन्ड। तो डेल्टा बॉन्ड क्या होता है? हैव अ लुक बोर्ड पे, जरा इस डेल्टा बॉन्ड को समझने की कोशिश करते हैं। ये है सी पार्ट नोन एज डेल्टा बॉन्ड, ये भी लेटरल ओवरलैपिंग ऑफ d ऑर्बिटल से बनता है, लेटरल ओवरलैपिंग ऑफ d ऑर्बिटल। इसको हम लोग फोर लोब इंटरैक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको अपन? फोर लोब इंटरैक्शन। ये फोर लोब इंटरैक्शन क्या चीज है, थोड़ा सा इसके लिए अपन ज्योमेट्री का सहारा लेते हैं। जरा बोर्ड पर ध्यान से देखना, कुछ इस तरह से ये मैंने एक 3D बॉक्स बना दिया, शायद आपको ये प्रॉपर्ली 3D नजर आ रहा होगा। वैसे शायद इसमें 3D का ऑप्शन भी था, वो मैंने देखा नहीं, बस मैंने तो ड्रॉ कर दिया है। 3D का ऑप्शन भी होगा इसमें, ठीक है। और ये जो 3D बॉक्स है, इस 3D बॉक्स पे अब मैं आपके सामने अभी एक d ऑर्बिटल बनाकर दिखाता हूं कुछ इस तरह से।
और एग्जैक्टली वैसी ही डी ऑर्बिटल मैंने नीचे भी बना दी। अब आप देख सकते हैं कि दो डी ऑर्बिटल्स एक दूसरे के बिल्कुल 4 लोब्स एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, और यहां पर वो जो ओवरलैपिंग है वो आपको दिखाता हूं। ये पार्ट इसके साथ में, ये पार्ट इसके साथ में, ये पार्ट इसके साथ में, और ये पार्ट इसके साथ में ओवरलैप कर रहा है। क्या बताइए आप में से हर एक बच्चे को ये जो मैंने बताया क्या समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस, तो समझ आ रहा है। यस सर। प्रॉपरली समझ में आ रहा है। 4 लोब इंटरैक्शन हो रहा है। जब ये 4 लोब आपस में इंटरैक्ट करते हैं तो कुछ ऐसा मान लो कि ये दो न्यूक्लियस का पॉइंट बना दिया। जब ये इसके साथ जुड़ रहा है तो कुछ एक लोब ऐसा आ गया, ये इसके साथ जुड़ रहा है, एक लोब ऐसा आ गया, एक लोब पीछे की तरफ से और एक आगे की तरफ से कुछ इस तरह की शक्ल नजर आती है, जो कि शायद 2 डायमेंशन में बनाने पर बड़ी गंदी सी नजर आती है। इसीलिए हम कभी भी इसको 2 डायमेंशन में जैसे बाकी सबको बनाकर दिखाते हैं, इसको बनाकर नहीं दिखाते। इसीलिए इसका डायग्राम दिस इज द बेस्ट पार्ट जिससे हम इसको दिखा सकते हैं। लेकिन हाँ, ये पेपर कटिंग से इसको समझना बहुत आसान हो जाता है। ये देखो, ये रही पेपर कटिंग्स। इस पेपर कटिंग में एग्जैक्टली ऊपर डी ऑर्बिटल, नीचे डी ऑर्बिटल से मैंने इनको पकड़ लिया, ये दो डी ऑर्बिटल से मैंने इनको पकड़ लिया और इनको ओवरलैप करवाया। आप देख सकते हो कि मैंने इनको चारों को इस तरह से ओवरलैप करा दिया, बिल्कुल परफेक्ट, एक के ऊपर एक। आप चाहो तो इसको ऐसे भी पकड़ के ला सकते हो एक दूसरे के पास में। मैं इसको पकड़ के दिखाता हूं कुछ इस तरह से। ये एक दूसरे के पास 4 लोब इंटरैक्शन कर रहे हैं ऐसे और जुड़ गए, बिल्कुल परफेक्ट ओवरलैप है। आप ऐसे भी देख सकते हो, ये दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं, आगे पीछे से भी देख सकते हो, और ये परफेक्ट एक दूसरे को ओवरलैप करते हुए जा रहे हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये देखो ऐसे। यस सर, आ रही है। आ रही है। तो दिस इज समथिंग विच इज नोन एज डेल्टा बॉन्ड। ये डेल्टा बॉन्ड कहलाता है, 4 लोब इंटरैक्शन इसीलिए इसको कहते हैं। इसके एग्जांपल्स रेयर हैं, कुछ डी ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में इसके एग्जांपल देखने को मिलते हैं, बट फॉर अस इट्स लाइक वेरी रेयर, क्योंकि हमारे लिए जेई से रिलेटेड बहुत कम क्वेश्चंस ऐसे हैं, जाके कोऑर्डिनेशन में एक दो एग्जांपल्स में पढ़ लेंगे। अदरवाइज ये एग्जांपल्स हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट या कंपलसरी नहीं है। क्या यहां तक जो मैंने समझाया, दैट इज सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, पाई बॉन्ड क्या होता है और डेल्टा बॉन्ड क्या होता है, इज दैट क्लियर विथ एवरीबॉडी और नॉट? सर यस सर, क्लियर। एनीथिंग जो आपको समझ में नहीं आया हो, यू कैन आस्क। सर एक्सियल होता क्या वैसे? एक्सियल क्या एक्सियल होता क्या सर? एक्सिस पर जो चीज आए वो एक्सियल कहलाती है। तूने कभी पुराने सर, जमाने में वो महाभारत और रामायण नहीं देखी, जिसके अंदर इधर देखिए से सर। एक आदमी तीर चलाता है, सामने से एक और आदमी तीर चलाता है, और दोनों के तीर बिल्कुल एकदम एक दूसरे के सामने आके ड्रर करते हैं, याद आया कुछ? ऐसा देख। तो यस वो सर। क्या होता है, वो दोनों एक्सिस होती हैं जो बिल्कुल परफेक्ट एक दूसरे कॉर्नर से कॉर्नर मिल जाते हैं, वो एक्सियल कहलाता है। ओके सर। ये बात समझ में आ गई सभी बच्चों को? अब पॉइंट आता है सर इसके बाद क्या? अब इसके बाद एक आईआईटी का बहुत फेमस क्वेश्चन है जो कि ऑलमोस्ट हर दूसरे साल रिपीट होता है, हर दूसरे साल रिपीट होता है। वो आपसे पूछता है कि अगर एक dxy को dxy के साथ x एक्सिस पे जोड़ा जाए तो क्या बनेगा, dyz को dyz के साथ अगर x एक्सिस पे जोड़ा जाए तो क्या बनेगा, समथिंग लाइक दिस। तो उस तरह के जो क्वेश्चन है वो है ओवरलैपिंग। हमें बतानी है कि कब सिग्मा बॉन्ड बनेगा, कब पाई बॉन्ड बनेगा, कब डेल्टा बॉन्ड बनेगा। तो दिस इज कह सकते हैं ना, मतलब आप आज जो अपन ने पढ़ा है उसका पूरा निचोड़ कह लो, या जो आज अपन ने पढ़ा है उसका एक बहुत स्पेसिफिक पार्ट कह लो, ये हम पढ़ने जा रहे हैं। तो प्लीज मतलब बहुत कंसंट्रेट करना, इस 10 मिनट के पार्ट को बहुत प्रॉपरली समझने की कोशिश करना। दैट इज कि आपको टाइप ऑफ बॉन्ड बताने हैं, कौन सा बनेगा, टाइप ऑफ बॉन्ड ऑन डिफरेंट एक्सिस। अलग अलग एक्सिस पे हमको इनको लेके आएंगे और बनाएंगे। सबसे पहला, अगर मैंने s ऑर्बिटल को s ऑर्बिटल से जोड़ा अलोंग x एक्सिस, y एक्सिस या z एक्सिस। अच्छा, हमारी क्लास को कंफर्टेबल बनाने के लिए हम लोग ऐसा कर लेते हैं, इसको x एक्सिस मान लेते हैं, इसको y एक्सिस मान लेते हैं, और जो आपकी तरफ आ रही है उसको z एक्सिस मान लेते हैं। ये तो कोई दिक्कत नहीं। बताओ ये कौन सी एक्सिस बोली मैंने? x एक्सिस। और ये कौन सी एक्सिस बोली? y एक्सिस। y एक्सिस। y एक्सिस। और जो आपकी तरफ अंदर बाहर जा रही है वो वाली एक्सिस कौन सी है? z एक्सिस। z एक्सिस। अरे क्लियर है क्या?
अब अगर अपन s और s ओवरलैप कराएं अलोंग x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस, बताओ क्या बनेगा, बताओ जल्दी से क्या बनेगा। सिग्मा बॉन्ड। देखो ये s ऑर्बिटल्स हैं अलोंग x एक्सिस, कौन सा बॉन्ड बन रहा है, ये x एक्सिस है ना, अभी अपन ने डिस्कस करी, ये x एक्सिस क्या बन रहा है, सिग्मा सिग्मा बॉन्ड। बॉन्ड। बताओ अलोंग y एक्सिस क्या बना, सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड, और अलोंग z एक्सिस भी क्या बना, सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा तो बॉन्ड। चाहे ये किसी भी एक्सिस के अलोंग आएगा, ये सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। क्या बताओ ये बात सभी को समझ में आ गई या नहीं आ गई। यस सर। यस सर। सेकंड है px प्लस px अलोंग x एक्सिस, अलोंग y एक्सिस एंड अलोंग z एक्सिस, क्या क्या बनाएगा। तो सबसे पहले px को लिखते हैं, px कैसा दिखता है, क्या px x एक्सिस पर होता है, अगर px x एक्सिस पर होगा तो वो मैं दिखाता हूं, क्या ये px होगा, क्या x एक्सिस पे मैंने इसको रखा है, देखो ये px है क्या, यस सर। यस सर। क्या ये px है, यस यस। सर। ठीक है। तो ये मैंने दोनों px पकड़ लिए मेरे हाथ में कुछ इस तरह से, ये दोनों px है। बताओ px x एक्सिस पर आ रहे हैं, बताओ क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ये px है। बताओ ये दोनों px जो हैं ये y एक्सिस पर एक दूसरे के पास आ रहे हैं, क्या बनेगा, कुछ नहीं बनेगा सर, पाई बॉन्ड। क्योंकि डायरेक्शनल होते हैं ये। अरे तो भाई देख क्या बन रहा है, ध्यान से देख, और पास लाके दिखा रहा हूं। तो पाई बॉन्ड। फिर तू तो बोल रहा है कुछ नहीं बनेगा। अब अगर इन दोनों को मैं z एक्सिस पे एक दूसरे के पास लाया, ये px है, मुझे रखना, इनको पकड़ना ऐसे ही पड़ेगा क्योंकि px है। अगर मैं इनको z एक्सिस पर एक दूसरे के पास लाया, बताओ क्या बन रहा है, पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड। क्या सीखा मैंने कि अगर px px को सेल्फ एक्सिस पर लाएंगे तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और अगर ये तो होगी सेल्फ एक्सिस, और अगर मैंने उसकी परपेंडिकुलर एक्सिस पे लाए तो पाई बॉन्ड बनना है, क्या बनेगा, पाई बॉन्ड। क्या बोलो मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही। यस सर। समझने की बड़ा तरीका सेम था, मैंने बिल्कुल क्या बोला, px px x एक्सिस, px px y एक्सिस और px px z एक्सिस, दो तीनों कंडीशन बड़ी सिंपल थी। अब यही चीज अगर मैं थर्ड नंबर पे समझाऊंगा तो अब बिना पेपर कटिंग के जवाब देंगे, pz प्लस pz along x एक्सिस, along y एक्सिस एंड along z एक्सिस। z एक्सिस की खुद की एक्सिस पर क्या बनाएंगे और दोनों परपेंडिकुलर एक्सिस पे क्या क्या बनाएंगे, बोलो क्या क्या बनाए। परपेंडिकुलर एक्सिस पे पाई और खुद के एक्सिस पे सिग्मा। तो ये पाई बन गया, ये पाई बन गया और ये सिग्मा बन गया। क्या ये आ रहा है समझ में या नहीं आ रहा है। यस आ रहा है। ओके आगे चलते हैं। इसी तरह से अब मेरे पास आता है एक px को py से जोड़ देता हूं along x या y या along z एक्सिस, क्या होगा, देखो px इधर बैठा है, py इधर बैठा है, अब इनको कैसे भी जोड़ लो, इनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन ही अलग अलग है। यस सर। नहीं समझ में आया, यस सर। ऐसे जोड़ लो Yes, चाहे sir. ऐसे जोड़ लो चाहे ऐसे जोड़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, चाहे x पे चाहे y पे चाहे z पे ले आओ, कोई तरह का बॉन्ड नहीं बनेगा। तो यहां पर हम बोलेंगे नो बॉन्ड, क्या वर्ड बोलेंगे, नो No बॉन्ड। bond formation. क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। यस सर। चलिए तो ये मैंने कुछ एग्जांपल्स ही दिए, इसको थोड़ा सा आप रिवाइज करना, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अगर आज एक साथ सारी चीजें दूंगा तो लफड़ा हो सकता है। तो आप इसको रिवाइज करिएगा ताकि हम अगले टर्न पे इस P को D के साथ भी अलग अलग एक्सेस पे रख के चेक करें, S को P के साथ में, S को D के साथ में अलग अलग एक्सेस पे रख के चेक करेंगे। तो जैसे ये 4 हैं वैसे करके टोटल 20 प्लस होते हैं। तो वो एग्जांपल्स हम सारे एग्जांपल यहाँ पे करते जाएंगे, एक्स एक्सिस पे क्या, वाई एक्सिस पे क्या, जेड एक्सिस पे क्या, वो नेक्स्ट टर्न पे पढ़ेंगे। यहां तक तो समझाया, समझ में आ गया। यस सर। मैंने पीरियोडिक की शीट आपके वहां क्लास जहां पे फाइल्स डली रहती है वहां डलवा दी थी, क्या वो मिल गई सभी को। यस सर मिल गई थी। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पे, इसके आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू बेटा। थैंक यू सर।